चलो ठीक। कुछ ऐसा करना तो बोलना नहीं है हम कौन से रणवीर अलाहाबादी आ रहा है? हम कुछ नहीं बोले। हम रणवीर अलाहाबादी तो है। ठीक है भाई, हम ना ही इंडिया का कंटेंट है जो बोल रहे सच बोल रहे और एकदम साफ सुथरा कंटेंट बोल रहे। ज्ञान की बात है, सन भाटिया साहब है। कोई भी इंडियन को कंटेंट नहीं है। So hey guys, for those who know me and don't know me, hi, my name is Sunil Bhatia and welcome back to Cloud with Bhatia साहब। जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, थंबनेल से देख लिया होगा कि ये इस सीरीज का सेकेंड एपिसोड या सेकेंड पॉडकास्ट है जो हम एक इंडस्ट्री लेवल एक्सपर्ट के साथ कर रहे हैं। सो विदाउट एनी डिले मैं उनको इनवाइट करूंगा चैनल पे, बट थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन आपको मैं दे देता हूँ। ही इज़ द AVP ऑफ बाजी गेम, ऑल्सो बाजी गेम नोन एज पोकर बाजी, जो हमने शाहिद कपूर को मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा पोकर के स्टाइल में। सो इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन, वेरी फन टू टॉक एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो इनसाइट्स देते हैं, जानते हैं कि उनकी कैसी जर्नी रही इनकी 12 ईयर्स के अब तक की जर्नी में। जैसे कि वो एज एन सीनियर डेवऑप्स इंडियन बाजी गेम में ज्वाइन किया, फिर मैनेजर बने, अब वो एज एन AVP लीड कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत सी लास्ट ईयर के अंदर अपनी टॉक सबमिट करी, टॉक्स एक्सेप्ट हुई CSP के बारे में एंड ऑल दैट, और बहुत सारे रिकग्निशन उनको मिले। तो क्या जानते हैं, क्या सीक्रेट्स था इस पीछे? तो लेट्स विदाउट एनी ड्यू लेट्स जंप इनटू द पॉडकास्ट। So hey guys, for those who know me and don't know me, hi, my name is Sunil Bhatia and welcome back to Cloud with Bhatia साहब। So जैसे हमने ऑलरेडी थंबनेल से पढ़ लिया होगा, सॉरी टाइटल से पढ़ लिया होगा, थंबनेल से देख लिया होगा, बट स्टिल आई लाइक टू वेलकम सिद्धार्थ ऑन माय चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आगे पता नहीं कितनी बार हम मिल पाएंगे, बट स्टिल मैंने इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, बट स्टिल आई लाइक टू सिद्धार्थ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वंस। Thank you, Sanand. Hi guys, my name is Siddharth Vijay. I'm AVP Engineering at Bazi Games. I've been working at Bazi for over 5 years now. Overall, I have close to 13 years of experience in the industry. I started my journey with TCS, like millions of engineers in India. From there, I went on and I worked with multiple MNCs in the fintech domain, BFSI domain, and then finally I moved into a gaming startup, Bazi Games. I look after multiple verticals over at Bazi, DevOps, database, QA, payments, etc., etc. Pretty much a lot of stuff that goes around in the engineering department. Apart from tech, I'm also very closely involved in a lot of open source tools, collaboration, integration, and use cases. I'm an international speaker. I'm a host and a speaker at multiple events and organizations. I've spoken more than about 25 talks last year across all formats of technical domains and aspects: AI, cloud, DevOps, backend engineering, APIs, platform, etc., etc. I think this is my 4th or 5th podcast overall, and the first one with Bhatia Saab. Very excited, very happy for this one. So yeah, let's go. Yeah, sure, definitely. So जैसे कि मैंने क्लोज ही बताया था कि हमने 13 बोला, मैंने 12 एक्सपीरियंस काउंट किया था। तो लाइक 12 के एक्सपीरियंस में अगर मैं स्टार्ट करूँ कि अगर आज के डेट में हम देखते हैं अगर हम क्लाउड डेवऑप्स से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे कई बार चैलेंजेस आते हैं कि हमने ऑन प्रेम पे कभी काम नहीं किया होता या प्रॉपर IT पे प्रॉपर काम नहीं किया होता। तो क्या आपका एक इनटेक होगा कि अगर किसी ने स्टार्ट ऐसे किया है बट स्टिल वो इस टाइम पे वही चैलेंज फेस कर रहा है कि हमको ऑन प्रेम की नॉलेज नहीं है, तो वो क्या हमारे लिए हर्डल है आगे बढ़ने से कि ये हमारे लिए हर्डल नहीं है? तो इस पर आपका क्या इनटेक होगा? See, I won't say कि it's a hurdle. First of all, देखो हर्डल लाइफ में बहुत सारे हर्डल आते हैं, टेक में भी, आपकी लर्निंग में, आपकी जर्नी में बहुत हर्डल्स आते हैं। So first of all, I will suggest let's not take it as a hurdle. ठीक है? I understand कि आज की जनरेशन को नहीं पता है ऑन प्रेम चैलेंजेस क्या होते हैं. Although before I actually give this answer to all of you, it's an FYI that धीरे धीरे things are coming back to on prem. By the way, a lot of organizations are moving a lot of their workloads from cloud to on prem.
So while that is also happening, so मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर में again on-prem will be a very important skill to work upon. But at this point of time, if you ask me, see, it's very important to learn and read about stuff. Right. आपको काम करने को नहीं मिलता है, वो एक अलग चैलेंज है. आपको क्लाउड पे काम करने को मिल रहा है because everyone is working on cloud. So which is okay. But आप घर पे आके अपने personal environments में, अपने personal labs में, अपने personal laptop पे, you can work on those things by yourself. Right. आप मुझे ऐसा लगता है कि एज एन इंजीनियर अगर आपको क्लाउड पे काम करना है तो आपके लिनक्स के फंडामेंट्स बहुत क्लियर होने चाहिए. कोर लिनक्स आपको अच्छे से आना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि वीएम्स कैसे काम करते हैं. अगर आप डॉकर पे भी काम कर रहे हो तो आपको वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए. आपको लिनक्स के स्क्रिप्ट्स पता होना चाहिए. बेसिक प्रोसेस ऑफ कर्नल का प्रोसेस क्या होता है, ओएस का प्रोसेस क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन की लेयर क्या होती है. तो ये सारी चीजें हैं विच बिकम्स अ वेरी कोर पार्ट व्हाइल यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन क्लाउड आल्सो. बिकॉज क्लाउड भी क्या है, पीछे तो वो ऑन-प्रेम सर्वर पे चल रहा है जो कि वीएम मशीन्स है, लिनक्स मशीन्स है. आपको सिर्फ उनका क्लाउड पोर्टल दे दिया है एक्सेस करने के लिए, आपको बटन्स दे दिए गए हैं, आपको एक सुंदर सा यूआई दे दिया गया है, बट उसके पीछे चल वही रहा है. सो आई फील दैट इवन तो अगर आपने ऑन-प्रेम में काम नहीं करा है, यू कैन ऑब्वियसली रीड अबाउट इट टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग आर्किटेक्चर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप अपने लिनक्स के कोर फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करके चलते हो, आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी हर्ट. डेफिनेटली. तो जैसे अगर बात करें कि कैसे बाजी गेम्स और पोकर बाजी के दो अलग सेगमेंट है कि एक ही है ये? So Bazi Games is the parent organization, it's the parent company. Okay. Bazi Games के अंदर we have 3 different verticals. Right. There's Poker Bazi, Sports Bazi and Card Bazi. Okay. So Poker Bazi is the game for online poker. Right. Sports Bazi is just fantasy like Dream 11. And Card Bazi is Rummy plus multiple other small games, Ludo, Snakes and Ladder, things like that. Okay. So these are the 3 verticals that we have under Bazi Games. Right. तो जैसे आपने स्टार्ट किया था एज एन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट डेवऑप्स एंड क्लाउड इन बाजी गेम, तो उस टाइम का जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था एज एन अब 4 साल बाद है, तो इसमें क्या आपने जैसे लास्ट 4 साल में क्या डिफरेंस चेक किया या अपने अंडर क्या चेंजेस है कि ये इतना रोबस्ट हो चुका है, क्या स्टेप्स लिए या क्या टूल्स आपने इंटीग्रेट करे, तो उसके बारे में क्या हुआ आपके आइडिया? See, when I joined Bazi 2020 की बात है, May 2020. इनफैक्ट मेरे को अब 2 महीने बाद 5 साल हो जाएंगे. तो when I joined as a solution architect, like you said, DevOps and cloud के लिए, because at that point, Bazi was looking to hire someone who has good experience and expertise in scaling the organization on an infra side, most importantly. अब क्या होता है जब आप किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोडक्ट को स्केल करना चाहते हो तो उसका टेक स्केल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकली जब वो प्रोडक्ट स्केल होगा तभी आप उसको ओवरऑल स्केल कर पाओगे. राइट. आप फॉर एग्जांपल अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हो और 100 की जगह 1000 यूजर आ तो गए इस प्रोडक्ट को यूज करने, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट ही क्रैश कर गया, फॉर एग्जांपल वेबसाइट ही क्रैश कर गई, तो वो मार्केटिंग कैंपेन किसी काम का नहीं. सो टेक्नोलॉजिकली स्केल करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट at that point of time. So when I joined Bazi, when I spoke to the founders and the management, and I asked them that what is it that you expect out of me and क्या vision है, क्या goal है. So the vision was very clear that अगर आज हमारे पास X number of users हैं who are playing, we want to take it to 100x, 1000x, 10,000x in the future. Right. And वो तभी हो पाएगा जब हम हमारी इंफ्रा की स्केल को उस लेवल पे लेकर जाएंगे. राइट. अगर आप किसी कोड को एक सिंगल EC2 पे चलाते हो तो उसकी एक लिमिटेशन होती है कि उसका CPU और मेमोरी कितना है, तो आप उतना ही उस पे एप्लीकेशन रन करते हो. राइट. अब इस ही सेटअप को अगर आप सोचो कि मुझे एक स्केल के थ्रू चलाना है तो आपको इंफ्रा लेवल पे काफी चैलेंजेस आएंगे, काफी चीजें स्केल करनी पड़ेगी. When I joined, Bazi was fairly very I won't say small but very in the process of growing. राइट. ग्रो कर रही थी उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन, यूजर्स ग्रो कर रहे थे, स्केल ग्रो कर रहा था. सो हमें हमारे आर्किटेक्चर को उस हिसाब से स्केल करना था ताकि हम मे बी 5 years डाउन द लाइन ऐसे टूर्नामेंट्स करा सके जहां पे thousands of players कैन प्ले टुगेदर वर्थ अ टूर्नामेंट ऑफ 50 CR और 100 CR. राइट. तो जब मैंने ज्वाइन करा, वी वर ऑल ऑन AWS, छोटा सा इंफ्रा था, मोनोलिथिक सेटअप था, प्लेन EC2s पे सब कुछ चलता था. देयर वाज नो डॉकराइजेशन, देयर वाज नो माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर, a lot of other stuff was not there. फिर हमने काम करना शुरू करा, देखा, समझा, कोड लेवल पे बहुत चेंजेस करे, सारे कोड को उठा के हमने माइक्रो सर्विस पे मूव करा, PHP से कोड उठा के रीराइट करके Node.js पे लिखना शुरू करा, फ्रंट एंड एप्लीकेशन पूरी हमने React पे फ्रेश एप्लीकेशन लिखना शुरू करा, इंफ्रा लेवल पे पूरी एप्लीकेशन को डॉकराइज करना स्टार्ट करा. फिर वो डॉकर पे आया तो फिर हम उसको पहले फारगेट पे लेकर गए जो ECS की सर्विस है AWS की. फिर कुछ साल उस पे चलाया, देन Kubernetes केम इनटू द पिक्चर, हमें और लेवल ऑफ स्केलिंग चाहिए थी तो अब हम उसको Kubernetes में मूव करा, काफी सारा वर्कलोड कर दिया, कुछ वर्कलोड अभी भी हो रहा है. अच्छा.
देन जब आप स्केल कर रहे होते हो, ग्रो कर रहे होते हो, तो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? इनफैक्ट 2020 में जब मैंने ज्वाइन करा तब हमारे ऊपर ऑलमोस्ट हर महीने डीडॉस होता था, राइट? देयर इज ऑफिशियल केस स्टडी डन बाय AWS ऑन बाजी गेम्स, वो AWS की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अच्छा। हम वी वर अंडर डीडॉस फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, हमारे पास 7-8 हजार आईपी से रेगुलर डीडॉस होता था हर महीने, अच्छा, घंटों घंटे तक, एंड आवर सिस्टम्स वर डाउन फॉर आवर्स। सो वहां पे सिक्योरिटी एंगल आया, उस चीजों को फिक्स करना शुरू करा। AWS की कुछ नेटिव सर्विस यूज करी, कुछ खुद हमने कस्टम इंप्लीमेंटेशंस करे, अ लॉट ऑफ कस्टम पाइथन लैम्डा फंक्शन, पाइथन लैम्डा कोड हमने लिखे, जस्ट टू मेक श्योर दैट चलो ठीक है आपने इंफ्रा स्केल कर दिया, बट किसी भी एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी ने या किसी थर्ड पार्टी ने आके उसको डाउन कर दिया तो फिर जो करा है सब खत्म, इट्स ऑल गुड फॉर नथिंग। तो सिक्योरिटी से स्केल उसको मतलब सिक्योर करना स्टार्ट करा, दैट वाज वन एस्पेक्ट। देन आपने स्केल कर लिया है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट कि कब कहाँ क्या डाउन जा रहा है। सो हमने हमारी मॉनिटरिंग को, ऑब्जर्वेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करा। हमने इंटरनल टूल्स खुद से लिखे, हमने ओपन सोर्स टूल्स यूज करे, हमने थर्ड पार्टी टूल्स भी इंटीग्रेट करे, वेंडर्स और प्रूवन वेंडर्स इन द मार्केट जिन्होंने इस स्केल पे ऑब्जर्वेबिलिटी पे काम करा है। सो उनको हमने ऑनबोर्ड करा, इंटीग्रेट करा, जस्ट सो दैट बिकॉज यू नो तब when I joined, I think we were hardly 30 odd people in the tech team. Right. Today we are more than 150 people in the tech team. Okay. Right. So I've seen that grow to 5x in the last 5 years. Right. I have myself hired almost a lot of those guys. जो मैंने जब वो टीम सेटअप शुरू करा, I mean there were other colleagues मेरे साथ जो थे जिन्होंने हम सबने काम करा उस पे। So but I've seen that tech team grow from a 30 people का tech team जो एक monolithic architecture पे manually server पे जाके गिट का कोड पुल कर रहे हैं, तब से लेकर आज की डेट में जब हम आर्गो सीडी के थ्रू हमारा इंफ्रा भी डिप्लॉय कर रहे हैं, जेनकिंस और बिटबकेट पाइपलाइन के थ्रू कोड डिप्लॉय कर रहे हैं, और एक हमारे मल्टीपल क्यूबरनेटिस क्लस्टर्स पे कोड डिप्लॉय हो रहा है, मिलियंस ऑफ यूजर्स में हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है। तो वी हैव सीन दैट ऑल हैपन। सो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट काफी सारा था, हमने खुद ने अपनी लर्निंग बहुत करी। मतलब देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने पहले भी नहीं करी, मैंने भी कभी पहले करी। Like I told you, मैं एक फिनटेक बैकग्राउंड से BFSI डोमेन से आया। मैंने ऐसी इंडस्ट्रीज में, ऐसी कंपनीज में काम करा है जहां मुझे एक VM की एक्सेस के लिए 1 महीना वेट करना पड़ता था। And we all have gone through that phase. वो सबने एक्सपीरियंस करा है, राइट? मतलब एक VM की रिक्वेस्ट रेज करिए तो क्लाइंट से अप्रूवल आएगा, फिर वो VM बनेगा, आपको अलोकेट होगा, फिर आप पहले अपनी कंपनी के ऑफिस में डेस्कटॉप पे लॉगिन करोगे, फिर उसके VM पे लॉगिन करोगे, फिर उसकी एप्लीकेशन खोलोगे तो वहां कोड लिखोगे। सो आई हैव सीन दैट, एंड वहां से जब मैं बाजी आया तो मेरे सामने प्रोडक्शन का सर्वर मेरे हाथ के एक्सेस पे था। मतलब मैं डायरेक्टली प्रोडक्शन के सर्वर पे डिप्लॉयमेंट कर रहा था। दैट वाज अ वेरी बिग कल्चरल शिफ्ट फॉर मी फॉर दैट मैटर, अगर आप मुझसे पूछोगे तो। बट ऑब्वियसली दैट वाज नॉट द राइट अप्रोच, CI/CD के थ्रू जाना चाहिए था। तो वो सारी चीजें खुद पढ़ी भी, समझी भी, लिखी भी, खूब हैंड्स ऑन करा। मतलब 3-3.5 साल आज भी करता हूँ, बट ऑब्वियसली उतना नहीं करता जितना पहले करता था, बट शुरू के 3-3.5 साल तो बहुत हैंड्स ऑन करा। आज भी एट टाइम्स हम बहुत सारी POCs करते रहते हैं, बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। आज तब मैं जब आया तब हम 2 लोग थे टीम में, आज सिर्फ डेवॉप्स की मेरे पास 10 लोगों की टीम है। ओके, राइट? उस 150 लोगों की टेक टीम में 10-12 सिर्फ डेवॉप्स में ही है हमारा। डेवॉप्स कह लो, SRE कह लो, प्रोडक्शन सपोर्ट कह लो, सिक्योरिटी, सब कुछ ही वो मैनेज करते हैं। वो 10-12 लोगों की टीम है, दे मैनेज एवरीथिंग इनसाइड आउट, एंड दे रिपोर्ट टू मी डायरेक्टली। आई लीड दैट वर्टिकल डायरेक्टली, राइट? सो आई नो हैंड्स ऑन वहां पे क्या काम चल रहा है, अपार्ट फ्रॉम अदर वर्टिकल्स दैट आई लुक आफ्टर। सो या आई मीन लर्निंग फेज अच्छा था, काफी कुछ सीखा, काफी कुछ नया इंप्लीमेंट करा। यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, और स्केल जैसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे आपको बहुत थ्योरेटिकली पढ़ के प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके फिर उसको प्रोडक्शन में ले जाना पड़ता है। राइट, जैसे मैंने देखा आजकल काफी, जैसे लोग पहले डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ना चाहते, कुछ क्वेश्चन के आज जैसे AI आ गए हैं, सिंपल लिखा, जो क्वेरी लिखा, जो उसने सॉल्यूशन दिया वो उसको सच मान लिया। बट जो हमारी हार्ड एंड फास्ट होता है ना, प्रैक्टिस की, पहले जाना, पढ़ना, R&D करना, और इसको इम्प्लीमेंट करके फिर किसी से डाउट पूछेगा, 2-2.5 घंटे लग गए, काम नहीं हुआ, फिर मैनेजर बोलेगा। लेकिन मेरी ये फाइंडिंग होती थी, हम पहले ऐसे जाते थे, अभी मैं भी हूँ, मेरी भी फाइंडिंग है, इसमें 3-4 घंटे या खुद कर लिया तो अच्छी बात है, हाँ, उसके बाद उसके SOPs बना के रख लेते हैं, आगे हमको भी काम आएगी और टीम में भी चली जाएगी। बट अब ये AI का जो हमारा काम है, तो AI आपके हिसाब से इस वे में ठीक है कि हमारी R&D या हमारी लर्निंग और रीडिंग की प्रैक्टिस हमारी छूट रही है उससे, कि हम सीधे जाके 2 क्वेश्चन पूछते हैं, जो बोलते हैं उसको सत्यवचन मान के हम खत्म कर देते हैं। देखो, पहली बात तो ये खुद कहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको सत्यवचन मत मानना, ठीक है ना? हर AI नीचे एस्टेरिस्क मार्क लगा के टर्म्स एंड कंडीशन दे देता है। सो वी नो कि हर चीज सत्यवचन नहीं होती, बट चलो जोक्स अपार्ट, मोर और लेस सब कुछ सही आता है, जो भी AI का रिस्पॉन्स आता है वो हम सब जानते हैं। If you ask me, मतलब there is no harm in using AI.
सब यूज कर रहे हैं आज की डेट में, और करना भी चाहिए, व्हाई नॉट, राइट? बट जैसा अभी यू मेंशन की, एंड आई टेक इट योर क्वेश्चन एज योर आंसर इटसेल्फ, दैट जो चीज आपने खुद से पढ़ के समझ के डिबग करी होगी ना, वो आज भी अगर आपके पास आ जाएगी ना, तो आप उसको इजीली डिबग करके फिक्स कर दोगे, बिकॉज वो छप जाते हैं दिमाग में जब आप पढ़ लेते हो, देख लेते हो और कर लेते हो अपने हाथ से, यू नो दैट वेरी वेल, राइट? अगर किसी बच्चे ने या किसी फ्रेशर ने या किसी जूनियर लड़के ने जेनकिंस जैसे एक टूल का इंस्टॉलेशन खुद से करा है ना एक लिनक्स मशीन पे, और उसको चलाया, सेटअप करा है, वो 10 साल बाद भी वो सेटअप उसको याद रहेगा कि मैंने क्या कमांड चलाए थे, कैसे इंस्टॉल करा था, कैसे चलाया। दैट इज वन थिंग विच इज अ वेरी हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज की डेट में कहीं ना कहीं न्यू कमर्स फ्रेशर्स लैक करते हैं, बिकॉज लाइक यू सेड, उनको हर चीज फास्ट चाहिए, फास्ट आंसर, फास्ट रेजोल्यूशन। मैनेजर ने बोला जल्दी करके देना है, 2 दिन का काम 1 दिन में करके देना है, एआई का जमाना है, तुम इतने स्लो कैसे हो रहे हो? तो वो भी उसी तरीके से सोल्यूशन निकाल रहे हैं, जुगाड़बाजी कर रहे हैं, एक छपा छपा कोड आया, डाला चलाया। अभी आई विल गिव यू एन एग्जांपल। तो एक मेरे नोन में है, मैंने उनको बोला कि यार आप एक पीओसी करके दो मेरे को ऑन XYZ थिंग, एंड मैंने उनको 1 वीक का टाइम दिया। मुझे नहीं लगा था वो 1 वीक में हो सकती है, बट उन्होंने सरप्राइजिंगली कर भी दिया 1 वीक में वो पीओसी। आई वाज लाइक ओके, गुड है, कर दिया। जब वो डेमो देने आए तो डेमो भी बहुत बढ़िया चल गया, बट जब मैंने अंदर उनसे बोला कि कोड खोल के एक्सप्लेन करो मेरे को, तो जब मैंने वो कोड देखा ना, मैं कोड ही समझ गया कि यार यही लिखा हुआ कोड है। अच्छा, मुझे उस चीज से प्रॉब्लम नहीं कि आपने कोड यही से लिखवाया, बट मेरी एटलीस्ट इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आपको वो कोड समझना तो चाहिए, बिल्कुल, कि वो कोड कर क्या है। जस्ट बिकॉज आपने पीओसी चला के दिखा दी, या आपने उस जो भी वर्कफ्लो था उसको चला के दिखा दिया, डजंट मीन कि आप समझ गए कि वो पीछे क्या चल रहा है। कल को एक बग आया, एक इश्यू आया, कुछ फटा, आप समझ ही नहीं पाओगे कहाँ फिक्स करना, क्योंकि वो लिखा ही नहीं होता खुद हमने। चलो नहीं भी लिखा है, बट समझो तो सही। हाँ, समझना, उसको डिबग तो करो। आपको याद है पहले के आईडी, बट आज के आईडी में पहले ब्रेक पॉइंट्स करके हम आईडीज पे ब्रेक पॉइंट लगाते थे। विजुअल स्टूडियो में आप जब कोड लिख रहे होते थे तो वहां पे ब्रेक पॉइंट्स लगते थे, और वो हमें से सिखाया गया है, मैंने अपनी ट्रेनिंग में 12 साल पहले TCS की ट्रेनिंग में सीखा है कि जब आप किसी और का लिखा हुआ कोड या खुद का ही लिखा हुआ कोड डिबग करना चाहते हो, तो उसके है ना हर फंक्शन की कॉल में ब्रेक पॉइंट लगा। अच्छा। और जब आप ब्रेक पॉइंट लगाते हो उसको डिबग मोड पे रन करते हो, तो वो हर ब्रेक पॉइंट पे आके रुकता है और आपको बताता है कि इस फंक्शन के बाद ये फंक्शन कॉल हो रहा है, अब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, अब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो आपको फ्लो समझ में आता है। अदरवाइज आपको 1000 लाइन के कोड में आप कैसे फ्लो समझो, राइट? वो सारी चीजें आज के जमाने में लैक हो रही है, क्योंकि लोगों को वो कंसेप्ट ही चला गया कि यार मैं समझू चीजों को, लगता है बना बनाया पका पकाया उठाया, लगाया, चिपकाया, चला दिया, काम खत्म। तो जैसे आपने बोला कि आपको जब स्टार्टिंग में बाजी पे डीडोस अटैक बहुत हो रहे थे, अब एआई तो किसी का तो लिखा हुआ जान के पढ़ के बताता है, तो एआई में हम बोलते हैं कि अगर वो कोड वल्नरेबल हो, वहां पे तो उन्होंने उसकी वल्नरेबिलिटी चेक नहीं करी होती, वो डायरेक्ट आके हम पेस्ट कर देते हैं, तो बहुत मतलब मैटर करता है। मेन चलो हमने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में पहले स्टार्ट करा, बट एनवायरनमेंट में तो आया ना वो हमारे, तो कोड हमारे एनवायरनमेंट में है, उसको कोड में क्या लिखा है हमें नहीं पता, वो कुछ भी टेस्टिंग से जाके खराब करना हो तो बैकएंड में सब कुछ करके जा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने कभी जैसे इतना ट्रस्टवर्दी नहीं, बस आइडिया लेने के लिए चलो स्टार्ट कर दिया, ऐसे एक किक स्टार्ट मिल गया, V1 मिल गया, ड्राफ्ट मिल गया, अब उसको चेंजेस करो, स्टार्ट करो। तो टेक्निकली देखो एआई क्या कहता है, एआई भी आपको ये कहते हैं आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम नॉट हियर टू कि मैं आपका जॉब रिप्लेस कर दूं या आपका काम रिप्लेस कर दूं, मैं आपकी हेल्प के लिए हूं, राइट? इट्स जस्ट दैट कि वो आधा टाइम तो एआई भी गूगल ही करके ला रहा है यार, वो भी गूगल सर्च ही तो मार रहा है पीछे, वेब सर्च ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है, राइट? इट्स जस्ट दैट कि उसको आपने और सारा डेटा इतना अच्छे से ट्रेन करा के दे दिया है कि वो आपको उस तरीके से प्रॉम्प्टली बात कर पा रहा है जो गूगल नहीं कर सकता। गूगल पे क्वेश्चन डालोगे, क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्वेश्चन डालोगे, आंसर आएगा, ये आपसे बात कर रहा है, काइंड ऑफ मिमिक कर रहा है, एक 1-to-1 कम्युनिकेशन। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी गूगल सर्च करके ही लेकर आ रहा है। अगर जो हिस्टोरिकल डेटा पे वो ट्रेंड है उसके आगे आप कुछ पूछ लोगे तो वो नहीं बता पाएगा, राइट? तो इट इज देयर टू हेल्प यू। तो मेरे ख्याल से आपको उसकी हेल्प लेनी चाहिए। चलो आपने कोड एक बार के लिए ले भी लिया, आप उसको समझना भी चाह रहे हो, विच इज वहां तक भी ठीक है, लेकिन सिंपली कॉपी पेस्टिंग इट और चला के ये सोचना कि अब मेरा काम हो गया, आई थिंक दैट इज नॉट राइट। राइट, डेफिनेटली। एक चीज बोलता हूँ, जैसे हमने लास्ट ईयर में 26 टॉक दिए, 8 अवार्ड जीते, 4 स्पीकिंग के लिए जीते, कभी सोचा था क्लाउड भाटिया साहब होगा?
इतनी छोटी टाइम इतना कुछ करने के बाद ही तो हारे का मौका नहीं, मिला। नहीं, नहीं। वरना भाटिया तो वैसे ही सीधा बुला लेते। नहीं। 26 टॉक दी, 2 इंटरनेशनल टॉक दी, 8 अवार्ड जीते, 4 स्पीकिंग इवेंट्स में गया, अवार्ड लिया, तब जाके आज यहाँ इस साल की शुरुआत क्लाउड विद भाटिया साहब के साथ बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल ये तो छोटी सी बात। तो सब पार्टी तुम्हें काफी क्योंकि कपल से आइडिया होता है ना, उसी सबको टॉन करके या लेकिन बोलने के लिए बोलते हैं कि आखिर यहाँ तो आ गए लाइक दैट। तो जैसे आपने कल भी मैं चेक कर रहा था, थोड़ा रिसर्च चल रहा था, आज को मैं स्टॉक कर रहा था लिंक्डइन पे कि पूछा क्या जाए, जाना क्या जाए, तो हमने देखा कि आफ्टर फिलिंग मेनी सीएसपी रिजेक्ट भी होती है और सीएसपी एक्सेप्ट भी होती है, लेकिन फिर हमारा इंटेक क्या जब रिजेक्ट होता है, बिकॉज मेरी भी रिजेक्ट हुई बट मेरे को अप्रोच नहीं मिल पाई कि मैं क्या उसमें चेंजेस कर पाऊँ कि मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाके बोल पाऊँ कि नॉलेज सबके पास है, सबने कहीं ना कहीं अपने फील्ड में एक्सपर्टीज कर रखी है, बट ऐसा क्या है जो सामने एक सेलेक्टर चाहता है कि वो प्लेटफॉर्म पे आए। तो यार यू नो इफ यू आस्क मी, इसका आई डोंट थिंक मैं भी इसका आंसर ब्रेक कर पाऊँ, या कहते हैं ना कि इसका जुगाड़ तोड़ पाऊँ। 26 स्टॉक के बाद हाँ 26 स्टॉक्स तो इज व्हाट यू सी। मैंने कम से कम पिछले साल 200-250 सीएफपी भरी होंगी, राइट, तो वो आपको 26 स्टॉक दिख रही है, राइट। तो देखिए इंडिया की में जो टॉक्स होती है और इंटरनेशनल जो टॉक्स होती है, एक तो उनमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, इट्स वेरी डिफरेंट। इंडिया में फिर भी कुछ स्टॉक्स में बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर सीनियरिटी, बेस्ड ऑन योर करंट वर्क आपकी सीएफपी सेलेक्ट हो सकती है, रेलेवेंस को देखकर, इंडस्ट्री रेलेवेंस को देखकर, उन सब चीजों को देखकर। कुछ जगह पे मैंने ऐसे देखा कि दैट इट डिड मैटर, वो फैक्टर रहा होगा कहीं ना कहीं मेरी सीएफपी सिलेक्शन। बट इंटरनेशनली अगर आपको सीएफपी क्रैक करनी है, टॉक्स में सेलेक्ट होना है, तो आई डोंट थिंक वहां पे उनका कुछ, मतलब मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है। इनफैक्ट मैं अभी लास्ट 2-3 महीनों से अपनी ही कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, यू नो देम आल्सो, मैं डिस्कशंस कर रहा हूँ, बातें मेरी चल रही है, साथ में भी हमने सीएफपीज डाली हैं, कुछ सेलेक्ट हुई, कुछ सेलेक्ट नहीं हुई, एंड ऑल ऑफ अस इवेंचुअली कम डाउन टू दिस डिस्कशन ओनली कि यार व्हाट डू वी डू, ऐसा क्या डाले, या तो कंटेंट बहुत तोड़ हो, या फिर आपने किसी बड़े स्पीकर के साथ कोलैबोरेट करके डाला है, या आपने जेंडर डाइवर्सिटी का ख्याल रख के किसी फीमेल के साथ स्पीकर टॉक डाला है, क्योंकि जेंडर डाइवर्सिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। क्यों सीएनसीएफ की तो हर इवेंट में वो बोलते ही है कि डाइवर्सिटी में वुमेन टेक को प्रमोट करते हैं, राइट। सो कभी वो फैक्टर आ जाता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इवेंट्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं लोकल स्पीकर्स को, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू ट्रैवल सो फार, बिकॉज वहाँ सस्टेनेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली बहुत सारे इवेंट्स ने अपने सीएफपी नॉमिनेशन की बेसिस पे ओपनली लिखा हुआ भी है कि वी विल मोर और लेस सपोर्ट लोकल स्पीकर्स ओनली, बिकॉज वी डोंट वांट यू टू ट्रैवल सो फार व्हिच गोज अगेंस्ट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। अब मैं फॉर एग्जांपल मान लो मैं यूएस की किसी टॉक में अपना सीएफपी डाल रहा हूँ, सेलेक्ट हो गया, मे बी होने को हो भी जाता, लोगों के होते भी नहीं है। तो एक तो पहली बात तो ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, इट्स नॉट दैट कि ये मैंने क्रैक कर लिया है कि यही सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं भी क्लूलेस हूँ आज की डेट में उतना ही जितना शायद आप हो या कोई और होगा कि यार एक्चुअल वो क्या रामबाण इलाज है कि जिससे डाला तो सीएफपी सिलेक्शन गारंटी हो, राइट। यू डोंट नो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैंने पाइथन के एक इवेंट पे एक टॉक डाली जो हैदराबाद का इवेंट था, उन्होंने मेरी टॉक सिलेक्ट नहीं करी है, बट मेरी सेम टॉक पाइथन के एक इवेंट में जर्मनी में सिलेक्ट हो गई है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? अभी अपकमिंग है वो, मतलब तो एक और ट्रैवल हमारा फिक्स है, जर्मनी जाना है। तो जो मतलब चलो वो तो अलग बात है, जाना नहीं जाना दैट इज अ सेपरेट थिंग, बिकॉज़ क्या वहां पे फिर वो फैक्टर्स आ जाते हैं कि वेदर दे स्पॉन्सर यू, दे डोंट स्पॉन्सर यू, फिर आपको स्पॉन्सर देखना पड़ता है, या तो आप अपनी कंपनी से बोलोगे स्पॉन्सर करने के लिए, दे माइट डू इट, दे माइट नॉट डू इट, तो देन यू पुट योर ओन मनी एंड ट्रैवल, सो देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर, बट वो सब तो बात की बात है, पहले सीएफपी तो सिलेक्ट हो, असली खेल तो वही है वहां पे। तो अब तो इफ यू सी, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हैदराबाद वालों ने सिलेक्ट नहीं करी, लेकिन जर्मनी वालों ने सिलेक्ट कर लिया। सेम टॉक है, सेम काइंड ऑफ इवेंट है, सेम स्पीकर है, सेम डेक भी हमने सब कुछ सेम है, मतलब जो सीएफपी में आपको फिल इन करना पड़ता है वो सेम मैंने डाला था, क्योंकि सेम इवेंट थे, तो मैं व्हाई विल आई प्रिपेयर अ न्यू कंटेंट, मैंने सेम कंटेंट डाला दोनों जगह। वहां अब हैदराबाद का तो ट्रैवल सस्टेनेबल ज्यादा है बजाय जर्मनी का। अच्छा स्पॉन्सर दोनों ही नहीं कर रहे, तो आई वुड हैव एनीवेज हैव टू गो बाय ईदर माय ओन एक्सपेंस और व्हाटएवर वे आई कैन मैनेज इट। तो वो वाला फैक्टर भी नहीं आता कि एक जना मान लो स्पॉन्सर कर रहा हो तो वो बुला रहा है और दूसरा नहीं कर रहा। लेकिन वही वाली बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन का या हर इवेंट वालों का अपना पर्सपेक्टिव होता है, वो ये देखना चाहते हैं कि यार मैं किस टाइप के स्पीकर्स को बुला के अपने इवेंट को प्रमोट करना चाहता हूँ, या मैं किस टाइप के ऑडियंस को केटर करना चाह रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ऑडियंस लेवल क्या होता है। बहुत सारी जगहों पे मैंने लास्ट ईयर इवेंट्स करे जहाँ
मैं चला गया और मुझे ऑडियंस ने ही आकर बोला कि यार आप यहाँ पे क्यों टॉक दे रहे हो, ये तो बिल्कुल बिगिनर फ्रेशर बच्चों के लिए है या कॉलेज ग्रेड्स के लिए है जिनको शायद आपके स्किल सेट का उतना नॉलेज भी नहीं होगा. राइट. बट इफ यू आस्क मी, मेरे को वहां से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला. आई अंडरस्टूड कि जिस जॉनर को या जिस कैटेगरी को ये भी नहीं पता है कि एआई पीछे काम कैसे करता है, अगर वो भी एआई की टॉक सुनने आ रहे हैं तो हाउ कैन यू कन्विंस देम और टेल देम और एटलीस्ट गिव देम दैट छोटा सा इनपुट कि भाई एआई क्या होता है. राइट. डेफिनेटली. राइट. मैं लास्ट ईयर एक कॉलेज में गया था, दिल्ली में ही है, वहां पे मैं टॉक दी तो साइबर सिक्योरिटी पर टॉक थी वो. एंड आई वाज टॉकिंग टू दोस गाइस एंड बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कुछ चीजों को. वो फर्स्ट सेकंड ईयर में ही थे, तो मैंने जिन टाइप की टर्म्स यूज करी या मैंने उनको बोली करी तो दैट वाज अ यू नो काइंड ऑफ अ वेकअप कॉल फॉर मी आल्सो. मुझे ऐसा लगा कि यार शायद आई शुड आल्सो थिंक कि मेरे को हर बार ये सोच के नहीं जाना है कि यार जो मेरे को सामने सुन रहा है उसको सब पता ही होगा. राइट. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस वेरी वेल इन दैट मैटर कि हो सकता है उन्हें कुछ भी नहीं पता है और आप उनके सामने साइबर सिक्योरिटी की बातें करो तो वो सर के ऊपर से जाएंगी. तो दैट इज आल्सो देयर. सो आई डोंट थिंक कि यार देयर इज सम श्योर शॉट पॉसिबिलिटी. लेकिन बस इतना ये है कि कीप ट्राइंग, दिमाग से काम करो, सीएफपी के फॉर्म्स को अच्छे से पढ़ो. वो लोग उसमें बहुत कुछ लिखते हैं जो उनको चाहिए होता है कि आपसे क्या कंटेंट मांग रहे हैं, किस लेवल का कंटेंट मांग रहे हैं, उनका ऑडियंस क्या होने वाला है, क्या आपके पास वो एक्सपर्टीज है भी या नहीं है. तो वो सारी चीजें भी मैटर करती है. यू हैव टू कीप ट्राइंग. मतलब आई थिंक 10% मतलब 20% अगर किसी का कन्वर्जन रेशियो आ रहा है सीएफपी सिलेक्शन में, देन हैट्स ऑफ टू दैट गाय. कांग्रेचुलेशन. चलो. आप जैसे मैंने भी जब फर्स्ट टाइम आपको सुना था तो एक क्वेश्चन आया था कि हमें एक वीएम एक EC2 की कंजम्पशन आपसे रिप्लाई बैक आया था कि 100% कंज्यूम करनी चाहिए. सब किसी ने क्वेश्चन पूछा था दूसरे टॉक में कि कितनी सब परसेंटेज आंसर थे, 80, 60, 40 कि भाई इसके 80 पे अलर्ट आ जाना चाहिए और फटाफट दूसरा लॉन्च हो जाना चाहिए. बट मेरे पास था कि जब पैसे दे ही रहे किसी चीज को तो उसका ढंग से इस्तेमाल करना है. तो ये क्यों होना चाहिए, मतलब इंडस्ट्री में हमें पूरा कंजम्पशन करना चाहिए कि 98 थोड़ा से कम में भी आगे इसको स्केल कर देना चाहिए पहले. देखो उस दिन जो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था ना उसके पीछे मेरा लॉजिक था कॉस्ट एफिशिएंसी. राइट. ठीक है. बट आज मैं अगर इफ यू आस्क मी द सेम क्वेश्चन मैं उस पर एक और पॉइंट ऐड करूंगा कि हाउ इज योर एप्लीकेशन डेवलप्ड. राइट. जब आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हो ना तो उस एप्लीकेशन पे बहुत डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का स्पाइक हैंडल कर सकती है. थ्रेड्स का कंसेप्ट होता है, हीप मेमोरी का कंसेप्ट होता है, डेडलॉक्स का कंसेप्ट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारी चीजें होती है जो एक जब एप्लीकेशन डेवलप हो रही होती है तो उसमें जो डेवलपर उसको किस प्रोसेस से लिख रहा होता है बहुत मैटर करता है कि आपकी एप्लीकेशन कितना लोड सस्टेन कर सकती है. राइट. अ लॉट ऑफ पीपल प्ले सेफ. उनको लगता है कि यार 60% पे अलार्म कर दो, क्रिएट कर दो, 60% पे ऑटो स्केल कर दो, या मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है कि 90 के बाद जाके पता चले ऑटो स्केल होने से पहले सर्वर क्रैश हो गया या VM क्रैश हो गया, कंटेनर क्रैश हो गया फॉर दैट मैटर. So I think it is about good engineering. How good and how well can you make the best out of your resources? Right. Rather than running them less utilized, you should make your code optimized ताकि वो कम रिसोर्सेज में भी उस स्केल को हैंडल कर सके. ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 2x सर्वर और 4x सर्वर में अगर 2x में 100 का लोड है तो 4x 200 का लोड ले लेगा. नहीं, दिस इज नॉट ट्रू. दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन जो आप उनके अंदर चला रहे हैं. राइट. तो दैट इज वन कोर कंसेप्ट. एंड देन ऑब्वियसली सेकंड थिंग इज कॉस्ट एफिशिएंसी. अगर आपको पता यार लोग प्रोडक्शन में स्पॉट इंस्टेंस चलाते हैं. देयर आर yes there are organizations who run spot instances on production. एक मेजर सर्वर क्लस्टर या मास्टर को ऑन डिमांड चलाया, बाकी नोड्स को या बाकी वर्कर नोड्स को या चाइल्ड नोड्स को स्पॉट चलाते हैं. कोई बात नहीं, जाएगा तो जाएगा, डाउन टाइम नहीं आएगा एप्लीकेशन में. उस तरीके से उन्होंने डिजाइन कर दिया. दैट इज हाउ दे हैव आर्किटेक्टेड देयर एप्लीकेशन कि अगर मेरा स्पॉट चला भी गया तो उसके पीछे नया स्पॉट आएगा. जब तक नया स्पॉट आएगा अभी तो भी मेरा लोड ऐसे मैनेज्ड है, मेरी एप्लीकेशन स्टेटफुल है या स्टेटलेस है, बहुत सारे फैक्टर्स इन आते हैं. वो ऐसे डिजाइन है कि तो भी मेरी एप्लीकेशन में मिनिमम डाउन टाइम या जीरो डाउन टाइम आएगा. So it is about your engineering, good architecture, good development, good code skills, good optimization skills. और वैसे चला रहे हो तो यार चलाओ ना, पैसा है तो कौन मना कर रहा है. तुम 4 सर्वर चला के छोड़ो और उसको ऑटो स्केल भी मत होने दो. उनको पहले से प्री वार्म अप करके रखो. लोग वो भी करके रखते हैं जिनको जरा सा डर रहता है कि यार ऊपर नीचे हो गया, डाउन टाइम आ गया. तो वो भी होता है. जब टीम अपने को वर्कलोड नहीं चाहती तो उससे थोड़ा अपस्केल करके चलती है. नहीं, टीम अपने वर्कलोड नहीं आती. टीम को कोड पे भरोसा नहीं है कि भाई मेरा कोड हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा. या मतलब देखो
AWS तो बोलते हैं यार ऑटो स्केल कर देंगे, वो तो आपको भी कोई सर्विस दे रहा है तो मुझे सर्विस दे रहा है। आपकी एप्लीकेशन ऑटो स्केलिंग नहीं कर पाई या मान लो बीच में फेल हो गई या 5xx आ गया और मेरे में नहीं आई, दैट इज वेयर द डिफरेंस इज ना। उसमें AWS का कोई रोल नहीं है, वो आपकी और हमारी इंजीनियरिंग का डिफरेंस। तो एक और इस चीज से रिलेटेड था कि मेरे को बहुत पहले सोचा था कि जैसे अगर हम आज की जनरेशन देखें, हम बहुत जल्दी चाहते हैं ग्रो करें, लाइक पोजीशन वाइज या फाइनेंशियल वाइज, बिकॉज वी नो कि एक्स कंपनी में हम काम कर रहे हैं, वाई में ग्लासडोर में इस लेवल पे बंदा इसको इतना दे रहा है। तो ये क्या हमारी वे ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए कि लर्निंग में या जॉब स्विचिंग में कि हम ऐसा वे में जाएंगे यार हमारा एज एक्सपीरियंस इतना आज इतना है, बट एक्स हमारी करंट कंपनी उसको इतनी वैल्यू नहीं दे रही है। आज तो चलो फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ, अप्रेजल इतना नहीं हुआ, बट लर्निंग यहाँ पे आज के डेट पे बहुत अच्छी है। वो पर्सनली सबको पता होता है, बट अब दिख रहा है कि अब हमें उसी एज पे वो कंपनी एक्स्ट्रा दे रही है तो हमें चला जाना चाहिए, बट इतना पता है वहाँ लर्निंग नहीं होगी, बैठा देंगे बट बस पैसे दे देंगे बैठने के। तो क्या इसमें क्या रहना चाहिए, और क्या ये चीज हमें आगे बढ़ने से रोकती है कि बढ़ाती है? देखो देयर इज नो राइट और रॉन्ग, आज की डेट में कुछ नहीं है सही और गलत। कोविड के बाद जो हाइब्रिड एनवायरनमेंट आया या ये कह लो रिमोट वर्क कल्चर आया, इसने पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया। ठीक है, आज जो इंसान 5 दिन ऑफिस जा रहा है और एक इंसान जो परमानेंट घर पे बैठा है, उन दोनों की सैलरी पे में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, राइट। तो पहले जो हम जिन एथिक्स को हाई प्रायोरिटी देकर हम ये बोलते थे कि यार बंदा डेडिकेटेड है, रोज टाइम से आ रहा है, टाइम से जा रहा है, ऑफिस में एक्स्ट्रा घंटे बैठ रहा है, जैसे कि आजकल बहुत न्यूज भी चलती है कि 90 आवर वर्क वीक आया, 70 आवर वर्क वीक आया। तो मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट, बट अगर आप नॉर्मल अपना 8-9 घंटे का ऑफिस भी कर रहे हो, रोज ऑफिस जा रहे हो, टीम के साथ बैठ रहे हो, ऑल ऑफ दैट कर रहे हो, तो आपको लगता है कि यार दिस इज द राइट पाथ जो मुझे सक्सेस लेकर जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जो बंदा पूरा साल घर बैठा है, लोग कोविड के बाद से आज तक ऑफिस नहीं गए, ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 5 साल तक घर ही बैठे हैं, जिन्होंने आज तक ऑफिस की शक्ल नहीं देखी, और जिस दिन उनको ऑफिस में बुलाया गया उन्होंने जॉब चेंज कर दी, नया ऑफिस ले लिया, नया जॉब ले लिया, वो रिमोट ही खेले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ में सक्सीड नहीं कर रहे, उनको भी बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, उनको तो कोई ये जज नहीं कर रहा है कि तुम तो ऑफिस नहीं जाते, तुमको इतनी सैलरी क्यों, राइट। उनको जज किया जा रहा है उनके टैलेंट पे, उनके स्किल सेट पे, उनके इंटरव्यू पे, उनके काम पे, राइट। तो पहली चीज तो मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में कुछ राइट और रॉन्ग नहीं है। जब मैंने काम करना शुरू करा था तो मुझे मेरे किसी एक भैया ने बोला था कि यार तुम्हारी सैलरी तुम्हारे एक्सपीरियंस का 2x या 3x तक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे को 5 साल एक्सपीरियंस हो गया तो तुम्हारी सैलरी 10 से 15 लाख के बीच में तो होनी ही चाहिए। ये मैं आज से 1 डेकेड पुरानी, 10 साल पुरानी बात है। आज की डेट में 5 साल वाले बंदे को अगर 10 से 15 लाख का सैलरी अगर दे रहे हो तो मतलब आई डोंट थिंक कि बंदा सर्वाइव भी कर पा रहा होगा, या फॉर दैट मैटर कि 5 साल वाला बंदा अगर 10 से 15 के पैकेज में बैठा है, सो आई थिंक एंड आई एम सॉरी टू से दिस बट यार आप रेस में बहुत पीछे रह गए हो, क्योंकि 5 साल के बंदे आज 1 करोड़ का पैकेज लेके बैठे हैं भाई, और घर बैठे हैं, ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं, स्टॉक ऑप्शन भी मिल रहा है और बोनस भी मिल रहा है और फलाना ढिमकाना सब मिल रहा है, और घर बैठे 1 करोड़ की सैलरी है, और ये हम सबको पता है, यू एंड मी वी ऑल नो दैट। मतलब देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस इन द मार्केट जो यूएस बेस्ड हैं, जो और भी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, जो SD1, SD2, SD3 को जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल एक्सपीरियंस वाले बनते हैं, उनको 1 करोड़ का पैकेज दे रही है, घर बैठे पैकेज दे रही है। आई नो पीपल हु हैव लेफ्ट देयर जॉब्स, मेरी नॉलेज में, मेरे सर्कल में जूनियर्स ने 3-4 साल वाले और होम टाउन शिफ्ट हो गए हैं, और एक एक्स नंबर ऑफ कंपनी ने उनको उस बंदे को 85 लाख का पैकेज दिया है, जिसमें 60 लाख फिक्स्ड है, 25 का ESOP है, और वो घर बैठ गए हैं, वो घर पे काम कर, और इज अ गुड डेवलपर, इज अ फुल स्टैक इंजीनियर। तो ये कोई प्रोसेस मेरे को, मैं नहीं मानता हूं अब कि ये ना सिर्फ एक, अगर आपने हर साल स्विच करा तो कुछ गलत कर रहे हो, या आप 5 साल एक कंपनी में रुक गए तो आप गलत कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका खुद का चॉइस है, आपकी खुद की कॉल है कि आप अपने आप को फ्यूचर में कहां देखते हो। इफ यू इवेंचुअली वांट टू कम एट अ पोजीशन, देखो आज की डेट में ना 5 साल वाला बंदा भी CTO है और 50 साल वाला एक्सपीरियंस भी CTO है, तो वो तो कल्चर ही खत्म हो गया ना। हमारे जमाने में हम क्या सोचते थे यार CTO और CEO बनना है। मैं जब TCS में था, जो TCS के जो CEO थे नारायण मूर्ति, सॉरी N चंद्रशेखरन, अभी भी है नहीं, आई एम नॉट श्योर, तब तो थे ही वो, उनका शायद एक्सपीरियंस वो 30-35 साल था, राइट। और वो उस जमाने के वो जितने भी सीनियर लोग हैं, ये सब उतने एक्सपीरियंस के बाद कंपनीज के चेयरमैन, CTO, CEO बनते हैं। आज स्टार्टअप वर्ल्ड में क्या हो गया है कि मतलब कॉलेज का पास आउट बच्चा भी अगर अपनी कंपनी खोल रहा है तो CTO है,
18 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसने एक बंदा आज तक हायर नहीं करा है, लेकिन वो सीटीओ बन के बैठ गया। तो अब तो डेजिग्नेशन कंपैरिजन भी नहीं रहा ना कि भाई तू सीटीओ है और वो भी सीटीओ है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है, लेकिन ये कल्चर मेक श्योर हमेशा रहेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिग एमएनसीज में 25-30 साल के बंदे सीईओ या सीटीओ बनते हैं, वो किसी फ्रेशर को कभी भी सीईओ नहीं बनाएंगे। नहीं, वो नहीं करेंगे। They will never do that. Right. They will always value your hard work over the years. They will always want you to grow up the ladder over the years. 2-2, 3-3, 4-4 साल में प्रमोशंस होना, किसी एक कंपनी में 10, 15, 20 साल रुकना, वो कल्चर सीखना, वो चीजों को डेवलप होते हुए देखना, अपने आप को एज एन इंडिविजुअल डेवलप होते हुए देखना, बंदों को हायर करना, टीम बनाना, टीम को डेवलप कराना, तब जाके ऐसे बंदों को ऐसी कंपनी में वो पोजीशंस मिलती है। तो अगर आपका एम और गोल वो है कि यार मुझे किसी एक वेल एस्टैब्लिश्ड एमएनसी में या किसी उसमें इस लेवल पे लेकर जाना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो पाथ फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि यार नहीं मैं स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए बनाऊं या कल को मुझे खुद को अपनी स्टार्टअप करनी है, तो करो यार, हर साल कंपनी चेंज करो, कौन रोक रहा है। वो जमाना गया था एचआर सीवी देखकर बोलता था हर साल में कंपनी चेंज करो, हम तुम्हें हायर नहीं करेंगे। नोबडी केयर्स अबाउट इट नाउ। आपने इंटरव्यू क्रैक करा, हाथ में पैकेज और काम शुरू। बात तो सही है। मैं बहुत सारे ऑप्स बताता हूँ। अच्छा, ठीक है। डेवऑप्स तो सुना ही होगा। हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद डेवऑप्स हो गया, डेटा ऑप्स है, एआई ऑप्स है, एमएल ऑप्स है, देन देयर इज फिनऑप्स। हमने सभी बात ही करी। तो ये क्या है? व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? मतलब ऑप्स हमेशा ऑब्वियसली स्टैंड फॉर ऑपरेशन, Yes. बट जैसे अब एक ये सेगमेंट्स है हमारे। अब मैंने आपने बोला डेवऑप मतलब डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट में जो हम कोड डेवलप करते हैं, तो उनको मैं सिखा दूं कि क्यूबरनेटिस तो डॉकर करके दे दो, हम आपको क्लाउड आपको खुद ही आना चाहिए, फिर आप डेवऑप्स बन जाओगे। डेवलपर एंड ऑपरेशन आपने संभाल लिया। फिनऑप्स क्या? अगर आपको पता है कि हर एक चीज जो भी आप डिप्लॉय करो वो एक कॉस्टिंग के साथ है, कॉस्टिंग देख ली, पता है बजट है तो ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। स्टिल हम मार्केट में ओपन सोर्स देखेंगे और अब बोलेंगे डेवसेकऑप्स भी जब आ जाता है। अब सिक्योरिटी भी देखने की मार्केट से तो फ्री में मिल रहा है, तो फ्री के साथ कुछ सिक्योरिटी दे रहा है नहीं दे रहा, या कुछ वल्नरेबिलिटी तो लेके नहीं आ रहा, तो क्या क्या यूज कर सकते हैं पैरामीटर्स को, कि उसको यूज करते हुए और कुछ सिक्योरिटी टूल्स लगा के कि ये थोड़ा कम सस्ते में हो जाए बट सिक्योरली हो जाए, तो डेवसेकऑप्स हो गया हमारा। एमएलऑप्स में अब मशीन लर्निंग मॉडल्स है, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा डेटा ऑटोमेटिकली चीजें समझे, पैटर्न्स को समझे। जैसे बाजी गेम में फॉर एग्जांपल लूं या कोई भी अपने में लूं, कई इंडस्ट्रीज है कि सेम पैटर्न है, सेम डेटा एक जगह से आ रहा है, अब उसको हमें फिल्टर करके उससे आउटपुट गैदर करने के हमारा मेन प्रॉफिट हो, मतलब कोई भी धंधा है प्रॉफिट ही देना है एट द एंड में, तो वो एमएलऑप्स में हेल्प करता है। और कौन सा ऑप हो गया? यही है, यू आर राइट। बेसिकली हर टेक्नोलॉजी के पीछे हमने ऑप्स लगा दिया। ऑप्स लगा दिया है। उसका सोल पर्पस ये है कि व्हाइल दैट टेक्नोलॉजी विद इन इटसेल्फ तो अपना काम कर ही नहीं है। एआई अपना काम कर रहा है, एमएल अपना काम कर रहा है, या सिक्योरिटी एक अपना अलग एलिमेंट था ही था, या डेवलपर अपना डेवलपमेंट अलग करता ही था, या फिनॉप्स वाले बंदे फाइनेंशियल एनालिसिस करते ही थे। इन सबके पीछे ऑप्स लगाने का मतलब ये था कि अब हमने इनको अक्रॉस द इकोसिस्टम एक्सपैंड कर दिया, इनका होराइजन अक्रॉस द इकोसिस्टम एक्सपैंड कर दिया। अब ये काम एक बंदे का नहीं, पूरी टीम की जिम्मेदारी होगी, और इस प्रोसेस को या इस स्किल सेट को या इस टूल को फॉर दैट मैटर या इस सर्विस को एक जगह नहीं सब जगह यूज किया जाए। तो जब हमने डेवऑप्स लेकर आए तो हमने सारे डेवलपर्स को बोल दिया कि भैया तुम्हारा डिप्लॉयमेंट भी तुम ही मैनेज कर लो, तो वो डेवऑप्स हो गया। हम डेवसेकऑप्स आए तो हमने बोल दिया कि अब तुम सिक्योरिटी भी अपने कोड की खुद ही देख लो। तो नॉट दैट कि डेवलपर खुद देखेगा, उसके टूल आ गए, उसके प्रोसेस आ गए, बट वो चीज सब में सर्कुलेट हो गई, राइट। फिनॉप्स आया तो अब क्या बोला जा रहा है कि जब डेवलपर कोड लिख रहा है तो वो भी अपना कोड ये सोच समझ, जैसे अपने ऑप्टिमाइजेशन सर्वर ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, वो क्या है, वो फिनॉप्स का एक एलिमेंट है, जहां पे आप अपने आर्किटेक्चर इस हिसाब से प्लान कर रहे हो, अपना कोड इतना ऑप्टिमाइज लिख रहे हो कि आपका कोड एक छोटे से छोटे सर्वर पे भी चल सके। जब आज की डेट में एआई वर्ल्ड में क्या बातें करी जा रही है कि इतने बड़े बड़े जीपीयूज लग रहे हैं उनके मॉडल्स को ट्रेन करने में, सो एवरी अदर एआई इंजीनियर इज वर्किंग टुवर्ड्स कि और छोटे स्केल पे इसको मैं डेवलप करा सकूं। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? फिनऑप्स क्या कर रहे हैं इवेंचुअली देखा जाए तो कॉस्टिंग बचाना चाह रहे हैं कि मेरे को बड़े जीपीयू की जगह छोटे जीपीयू में भी मेरा मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो मेरा पैसा बचेगा ना, वही फिनऑप्स है। और वही एआई ऑप्स भी है कि वो ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं अपने एआई के टूल को, अपने एआई के एलिमेंट को, कि वो कोई टास्क परफॉर्म कर सके। तो सिमिलरली इट इज जस्ट अबाउट हर टेक्नोलॉजी को अपने अपने बास्केट से बाहर निकाल के उसका होराइजन एक्सपैंड करना है और सबको बांटना है कि भाई तुम सबकी जिम्मेदारी है। मतलब दैट इज व्हाट द पॉइंट। ऑपरेशंस जहां घुस गया, ऑपरेशंस क्या होता है? एक कंपनी का ऑपरेशन चलाने का मतलब है पूरी कंपनी चलाना।
राइट। तो उसी तरीके से ML Ops चलाने का मतलब ये है कि हर बंदा उस इकोसिस्टम में, उस साइकिल में उस चीज को मैनेज करो। बिल्कुल। क्योंकि पहले तो जैसे ऑपरेशन होता था कि एक तो क्लाउड ऑप्स भी तो जो सिस्टम हाँ, एडमिन cloud होता ops, हाँ। क्लाउड ऑप्स था। तो क्लाउड ऑप्स का तो काम तो भैया हमें सिर्फ आता है कि हमें इंफ्रा बनाना आता है, आप डिप्लॉय कर दोगे वो आपकी ड्यूटी है, बस संभालना है, जो आप बोलोगे हम बना के देंगे। और उसको कभी कुछ कोई इशू आता है, किसी का IAM का इशू आता है या RBAC का आता है या किसी को कोई SQL डेटा कुछ भी बोलो हम बना के दे देंगे, बट हमें अप्रूवल चाहिए, कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है। वही मेरा वो आता कि क्लाउड हाउस में कि भैया डेवलपर ने तो बोल दिया बना दिया, उसने चलाया नहीं तो उसके साथ दर्द दे दी ना। अब फिर बोल दे रहे क्लाउड ऑप्स को कि तुम अब सीख लो टेराफॉर्म, क्यूबरनेटिस और डॉकर कि तुम उनके हेल्प कर पाओ। बस्ता कहता है SDLC में सिर्फ डेवलपिंग वाला पार्ट हमारा रह जाता था, क्योंकि जहां कोड डेवलपर बनेंगे तो फिर हम SD चले जाएंगे कि हम डेवलपमेंट में, डेवलपर से बचने के लिए तो कोडिंग मतलब क्लाउड में रहते कि डेवलपर से छुटकारा तो कहीं से नहीं मिलेगा। लेकिन मिलेगा। देखो आप आज की डेट में मार्केट में किसी भी डेवलपर का CV उठा लो, उसके CV में कहीं ना कहीं क्लाउड का मेंशन जरूर होगा। डेवऑप्स का, क्लाउड का, AWS का, किसी भी गूगल ले लो, कोई भी क्लाउड ले लो, कहीं ना कहीं मेंशन जरूर होगा। कहीं ना कहीं आपको टेराफॉर्म या कुबरनेटिस का या डॉकर का मेंशन जरूर मिलेगा ही मिलेगा। व्हाई इज दिस हैपनिंग? वो कल्चर ही ऐसे इम्बाइब किया जा रहा है। कल्चरल शिफ्ट क्या है? डेवऑप्स इज अ कल्चरल शिफ्ट। डेवऑप्स ने कभी भी कोई टूल नहीं क्रिएट करा, मतलब डेवऑप्स के फंडामेंटल एनालिसिस में कभी भी कोई टूल नहीं जनरेट हुआ है, ये तो लोगों ने जनरेट करा उस चीज को इम्प्लीमेंट करा। डेवऑप्स वाज आइडियली अ कल्चरल चेंज। पैट्रिक डेबॉइस हैं, एक बेल्जियन ऑथर, जिनको फादर ऑफ डेवऑप्स बोला गया था। वो ये बोलते हैं कि भाई मैं आपको कह ही नहीं रहा हूँ कि आप ऑटोमेशन करो या आप 10 टूल इंप्लीमेंट करो, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कल्चरल शिफ्ट लेकर। और वो कल्चरल शिफ्ट क्या है कि डेवलपर को पता है कि ऑपरेशन क्या कर रहा है और ऑपरेशन को पता है कि डेवलपर क्या कर रहा है। पहले के जमाने में ये भी नहीं होता था। पहले के जमाने में एक बंडल कहीं अपलोड कर दिया जाता था, ऑपरेशन का बंदा उस जिप फाइल को वहां से डाउनलोड करके सर्वर में एक लोकेशन में जाके कॉपी पेस्ट मार के छोड़ देगा और सर्वर रिस्टार्ट मार देगा, हो गया आपका कोड डिप्लॉय। तो उस ये जो पूरा हिडन प्रोसेस था, इसको बाहर एक्सपोज कर दिया कि यार एक्चुअली में ये कहानी चलती है जब कोई कोड डिप्लॉय किया जाता है। फिर उसी में टेस्टिंग आ गई, उसी में सिक्योरिटी आ गई, उसी में SAST आ गया, DAST आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर कैसे डिप्लॉय होगा? अच्छा ये तो कोड डिप्लॉय हो रहा है, अब इंफ्रा भी डिप्लॉय करना है तो इंफ्रा डिप्लॉयमेंट भी आ गया। अच्छा इंफ्रा को ऑटोमेटिक डिप्लॉय करना है तो टेराफॉर्म आ गया। अच्छा अब EC2 की जगह डॉकर पे करना है, अच्छा डॉकर छोटा पड़ रहा है, डॉकर को मैनेज करने के लिए भी कुछ चीज तो क्यूबरनेटिस आ गया। तो दैट इज व्हाट द थिंग इज। कुछ ना कुछ पे हर पॉइंट पे है, वो है जो हमारा इनफाइनाइट लूप है उसके अंदर कम से कम एग्जैक्टली वो इनफाइनाइट लूप हमेशा इनफाइनाइट रहेगा। उसकी लर्निंग इनफाइनाइट है, उसमें कितने ही टूल आ जाए वो इनफाइनाइट रहेंगे, उसमें कितने ही लोग घुस जाए वो इनफाइनाइट रहेगा, क्योंकि वो प्रोसेस कभी नहीं खत्म होगा। एंड दैट इज हाउ इट इज, बिकॉज़ हर चीज की मेंटेनेंस जरूरत होती है ना। तो वो क्या चल रहा है, वो मेंटेनेंस मोड में वो इनफाइनाइट लूप डेवलप का चलेगा। वो कह रहे तो सीखते रहो, सिखाते रहो, बस करते रहो, बनाते जाओ, डिप्लॉय करते जाओ, बनाते जाओ, डिप्लॉय करते जाओ। फिर जो मैनेज कर रहा है वो डिप्लॉय कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, तो वो कहानी चलती है। सिद्धार्थ, तो अपार्ट फ्रॉम लाइक कि आप तो AVP हो, बट बाकी अगर डेली रूटीन में एक्सेप्ट फॉर वर्क और क्या क्या इंक्लूड रहता है? अगर मैं आपका वीकली रूटीन पूछूं तो क्या आप ऐसे फन एक्टिविटीज को अडॉप्ट करते हो कि फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड हो पाता है, काम को कितना देख के ये सब मैनेज कैसे कर पाए, जैसे करते हैं आजकल लोग? यार अभी तो ऑनेस्टली मेरे इवेंट्स होते रहते हैं बहुत सारे, सो एंड आई कीप ट्रैवलिंग आल्सो बिकॉज ऑफ दैट। अभी मैं परसों भी आई एम गोइंग टू हैदराबाद फॉर वन ऑफ द इवेंट्स, लास्ट वीक आई वाज इन बैंगलोर। तो वो चलता रहता है, कुछ मान लो कोई इंटरनेशनल इवेंट आ गया तो वहाँ चले गए, तो थोड़ा ट्रैवल वाला फैक्टर अब ज़्यादा बढ़ गया है। एंड आई लाइक दैट, मुझे पसंद भी है, तो इसलिए मैंने वो चूज़ भी करा। सो बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। वीकेंड्स में ऑब्वियसली आई स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, लेट नाइट बैठ के मैं CFP पढ़ता हूँ। दैट इज माय लेट नाइट एक्टिविटी, जो मैं ऑलमोस्ट हर वीकेंड बैठ के जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं बैठ के वो करता हूँ। बट या आई मीन अपार्ट फ्रॉम दैट, घूमने ट्रैवलिंग का मुझे शौक है, घूमने फिरने का जहाँ मौका मिलता है आई डू ट्रैवल फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। उससे पहले कोविड से पहले एक्चुअली आई वाज डूइंग थिएटर इन दिल्ली। आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट, आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर। मैं सर्टिफाइड प्रोफेशनल एक्टर एक्चुअली। मैंने एक दो शॉर्ट फिल्म्स में काम करा है, यूट्यूब पे सीरीज में काम करा है। I've done a lot of theater in Delhi, 5-7 साल वो भी करा। फिर कोविड आ गया, अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग टुक अ हिट, वो सब बंद हो गया 3-4 साल के लिए। एंड दैट इज व्हेन आई जॉइंड बाजी 2020 में। उसके बाद बाजी ज्वाइन करने वाला सांस नहीं, फुर्सत नहीं मिली, तो और कुछ करेंगे, सारी एक्टिंग बाजी ने निकाल दी।
हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद काम करवाया शुरू के 3-4 साल में, तो बस वो काम में निकल गया। देन आई गॉट मैरिड, फिर तो यू नो क्या चलता है। रिसेंटली गॉट आई गॉट मैरिड 2 साल हो गए, तो रिसेंटली तो नहीं, आई गॉट मैरिड 22, इट्स बीन 2 इयर्स नाउ। तो वही है, मतलब थोड़ा फैमिली टाइम, थोड़ा वाइफ के साथ, कभी फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस का काम चलता रहता है। डेवऑप्स का डोमेन यू नो हाउ इट इज, 24 घंटे कुछ भी हो सकता है। कुछ वीकेंड काम करने में निकल जाते हैं, कुछ इशू आ गया, कुछ आउटेज आ गया, नहीं तो इवेंट्स वगैरह हो गए। लास्ट ईयर तो मतलब आई डोंट रिमेम्बर कि मैं किसी वीकेंड घर पे रहूँ। ऑब्वियसली इतनी टॉक्स, इतने इवेंट्स करे कि हर वीकेंड ही कुछ ना कुछ चलता रहता था। अभी थोड़ा इस ईयर मैंने थोड़ा सा उसको कम करा कि मैंने कहा हर वीकेंड ही, महीने में एक आधा वीकेंड करते हैं, तो थोड़ा बस वही चल रहा है। नाम क्या करते हैं? She's into finance domain. She's a financial valuation, merger acquisitions and valuations and all of that. So she's into finance, total completely different skill set. तो हम दोनों बोर नहीं होते एक दूसरे से बात करते हुए, because मुझसे कोई इंजीनियरिंग की या AI की बात नहीं कर रहा होता। I get to know a lot of other stuff जो मार्केट में चल रहा है, लाइक यू नो शार्क टैंक में नहीं आता है कि हम इस कंपनी को ऐसे इतने में लेंगे तो उनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इतने $1 बिलियन में खरीदेंगे, इतना स्टॉक आएगा। ठीक है, मतलब मेरा ब्रेन रेडी हो रहा है कि कैसे पैसे कमाएं, कैसे पैसे इकट्ठे करके कुछ नया शार्क टैंक में खोलना है। So she's into all of that. So yeah, that is also good. कुछ नया सीखते हैं, डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। फायदा भी आपके साथ घूमने को मिल जाता था ना। उसको इतना शौक नहीं है, मुझे ही ज्यादा शौक है। किसी एक को तो किसी एक को होना भी है, बट हाँ सीधा उसको भी ठीक है, चलो थोड़ा उसी वाले घूमना हो जाता है। ठीक है, मतलब लाइफ पार्टनर ऐसे होना चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल हो, साथ चले। करना पड़ता है यार। ठीक है, मतलब एक्टिंग आपने तो प्रॉपर एक्टिंग मतलब कैसे स्टार्ट की थी अपनी लाइक? यार सो मेरे को बचपन से शौक था, स्कूल में बहुत करा, कॉलेज में बहुत करा। आई एक्चुअली जैजी बी का नाम सुना है? जैजी बी, हाँ जैजी बी, मैंने जैजी बी के पीछे वो डांसर बन के डांस भी करा हुआ है। अच्छा, डांसर भी? हाँ, तो मैं भांगड़ा आर्टिस्ट हूँ। हाँ, तो आई एम अ प्रोफेशनल भांगड़ा आर्टिस्ट। मैंने जैजी बी के साथ बैंगलोर में परफॉर्म किया हुआ है। दैट वाज ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम। फिर तब भी कॉलेज में भी बहुत सारे स्किट्स वगैरह ये सब चीजें करता रहता था। देन मेरा जॉब लगा, मैं पुणे चला गया TCS में। आई वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट 3 इयर्स। तब तो नया नया जॉब तो टाइम नहीं मिला। 2014 में मैं फिर दिल्ली आया। मैंने यहाँ नोएडा में, सॉरी गुड़गांव में मैंने ज्वाइन करा। हाँ, फिर AD मैंने ज्वाइन करा। तो मुझे फिर शौक था, 9 to 6 के बाद फ्री हो गए, क्या करें, बैचलर थे, कुछ करने को था नहीं। 6 बजे बाद फ्री हो जाता था, वीकेंड्स भी खाली रहते थे। अब इधर उस टाइम पे इतना ये कंटेंट का भी जमाना नहीं आया था 2015 में, 10 साल पहले। ना टिकटॉक आया था, ना इंस्टाग्राम आया था। पहले आया होता था क्या पता, आज में भी आया होता है ना। तो यू नेवर नो। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ था भी नहीं। तो ठीक है, मुझे समवन सजेस्टेड भी कि दिल्ली में भी बहुत थिएटर होता है, नॉट दैट कि मुंबई में। NSD इनफैक्ट इज इन दिल्ली ओनली। एंड तो आई सेड ओके चलो लेट्स ट्राई इट आउट। तो मैं गया, मैंने कुछ थिएटर्स में ऑडिशन दिए। आई गॉट सिलेक्टेड इन वन ऑफ देम। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप एक कुछ कोर्स करो। सो महेश भट्ट का एक्टिंग स्कूल है दिल्ली में। सो वो वहाँ पे प्रोफेशनल एक्टिंग कोर्सेज, थिएटर कोर्सेज कराते हैं। सो मैंने 6 महीने का वहाँ से डिप्लोमा करा एक्टिंग पे। आई डिड दैट, लर्नड अ लॉट ऑफ स्टफ, क्या होता है, कैसे होता है। फिर वहीं मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। तो 5 दिन ऑफिस, सैटरडे संडे थिएटर। सुबह 8 बजे निकल जाता था, रात को 8 बजे घर आता था। हर वीकेंड प्रैक्टिस होती थी, महीने में एक बार शो होता था। तो कभी दिल्ली में शो करा, चंडीगढ़ में शो करा, बैंगलोर में शो करा, 10-12-15 शोज करे। शोज करते करते फिर समझ में आने लगा क्या कहानी कैसे चलती है। फिर कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके 2-3 शॉर्ट फिल्म्स बनाई, वो डाली। फिर 1-2 लोगों ने अप्रोच करा, एक वेब सीरीज के लिए अप्रोच करा, थोड़ा बहुत वहाँ शूट करा। बट वो फिर क्या है, व्हेन यू इफ यू वांट टू गो इनटू दैट डोमेन, आपको फुल टाइम जाना पड़ेगा। वो फिर पार्ट टाइम आप नहीं कर सकते कि यार मैं 5 दिन जॉब भी कर लूँ। अच्छा, उस टाइम तो 5 दिन ही ऑफिस जाना था, हाइब्रिड का कोई नाटक भी नहीं था। तो अब फिर वो उनके लिए दे वांट, फिर भाई मेरे को आप 2 महीना 3 महीना 6 महीने के लिए चाहिए हो तो यहाँ चाहिए हो। फिर भले से आपका शूट है या नहीं है, शॉट है या नहीं है, आप वहाँ होने चाहिए। बट ऑब्वियसली उस चीज को ऐसे परस्यू नहीं करना था कि जॉब छोड़ देता। तो मैंने आया टू, फिर मैंने वही क्विट करा, क्या करता। बट मैं थिएटर फिर भी कर ही रहा था। बट देन अनफॉर्चुनेटली कोविड आया तो सब बंद हो गया। मे बी यू नेवर नो, फ्यूचर में कभी मौका मिला तो। अब तो ABP अब तो कहीं भी जाएंगे, आधा टाइम तो टॉप में होते हैं, प्रोडक्शन तो पीछे देख रहे हैं लोग, और एक्टिंग भी कर सकते हैं मीट वाइज।
बचपन से ही कहते हैं ना वो हर किसी में एक हाइपर एक्टिव एक होता है हाँ। एलिमेंट, बच्चा नहीं बना होता, एक हाइपर एक्टिव एलिमेंट होता है सबका। You must have seen that also जब मैं टॉक्स दे रहा था ना वो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था एकदम से ना कि सोना नहीं है, खाना रेडी है जा, क्योंकि जिसकी लास्ट होती है तो बंदे पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो खाए पिए किसी कुछ नहीं था। अगर उस टाइम ब्रेक ले लेते तो वो टॉप का पूरा एलिमेंट खत्म। That's why मैं I came up to you guys and said कि यार मुझे मेरी आधा घंटा ही दो बट मुझे करने दो and I'll make sure कि हाँ people will stay, they won't leave. they won't leave। वो जो इम्पैक्ट आया सुनते हैं कि भैया जाग जाओ। तो मैं भी ऐसे कभी बोलता हूँ, जैसे मैंने कभी किसी कॉलेज में भी इनवाइट किया तो आई नो कि मैं उस बेंच पे रह चुका और मैं हार्डली 3-4 साल उस बेंच से इस डेक पे आने में 4 साल ही भी डिफरेंस है। मेरे को पता है पीछे चल रही होती है बातें, कौन क्या हो रहा है, मेरे को कि देखी जाए कि हम भी काम देखेंगे। अब आ रखे होते तो मीनवाइल इंडल्ज होना पड़ता है बीच में जाके। कई बार कॉलेज के बाद माइक सही नहीं होते तो फिर खुद ही गले से पूरा प्रेशर निकालना होता है कि भाई सुन लो तुम्हारे लिए आया, मेरे को क्या है, मैं तो जाके बोलने जा रहा हूँ। एक पोस्ट पे लाइक आ जाएगा आपका, बस खत्म, टैग कर दो, खत्म आ रहा है हमारा आज का दिन। बस यही होता है। और बात और यार वो ये वाला टाइम नहीं है ना जो कि अब कहानी उल्टी हो गई मेरा है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा छोड़ पढ़ाई के क्या करेगा यार, कुछ रील बना अकाउंट बना और इसी से फेमस हो गया तो लाइफ सेट है, कुछ नहीं करना। वी हैव सीन लॉट ऑफ लाइक क्रिएटर्स जो एजुटेक में भी हो, जो पहले इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं बट वो पढ़ा भी रहे हैं, जैसे मुमसाद है वो पहले पढ़ाते, उनको पढ़ाना भी कोई शौक था। और मुझे इतने लोग बोलते हैं कि यार आप इतना अच्छा बोलते हो, टॉक सो वेल, व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर वीडियो सीरीज यूट्यूब पे, यू नो स्टार्ट टीचिंग, जो भी बोल रहे हो कर रहे हो दैट। एक तो ऑब्वियसली टाइम नहीं मिलता वो, यार ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज होती है, मतलब बनाना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, डालना एंड वो कंसिस्टेंटली करते रहना। ऐसा नहीं कि यार एक वीडियो डाला फिर 2-4 महीने गायब हो गए फिर दूसरा वीडियो लेकर आ रहे, तो वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ परसिस्टेंस एंड अ लॉट। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो एफर्ट्स। एंड सेकंड ऑफ ऑल मुझे मतलब एक एग्जांपल बताता हूँ, मुझे एक टॉक के लिए इनवाइट करा, मुझे नहीं पता था कि वो ऑनलाइन होने वाली है और फिर बाद में मुझे बोला कि वो ऑनलाइन है और मैं ऑनलाइन अपना कैमरा खोल के टॉक दे रहा हूँ और सामने देयर इज नो वन मैन स्क्रीन। इट्स जस्ट दैट कि मान लो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं यू वोंट बिलीव ना, मतलब आई थिंक वो मेरी शायद सबसे वर्स्ट टॉक रही होगी, राइट। यार बंदा नहीं दिख रहा है सामने, ऑडियंस के एक्सप्रेशंस, ऑडियंस का एंगेजमेंट, ऑडियंस का रिएक्शन, उनको देखना 100-200-500 लोगों की भीड़ के सामने बोलना, दैट इज व्हाट गिव्स मी दैट गुड फीलिंग कि यार हाँ अच्छी टॉक देनी है। अब एक वो खाली स्क्रीन में मैं इससे तो आप मेरे को पहले बोलते मैं रिकॉर्डेड वीडियो भेज रहा मेरे को ऑनलाइन आके बोलने की भी क्या जरूरत है, राइट। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था कि टॉक देना कि जैसे बाजी से स्टार्ट हुआ कि उससे पहले जीन था कि नहीं आगे जाने के बाद भी मैं 20 दिसंबर 23 में मैं सिंगापुर गया था टू अटेंड अ इवेंट, डेवॉप्स का इवेंट था एंड 3-4 दिन का इवेंट था। मैं गया, मैंने वहाँ पे सेशन अटेंड करे, आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ पीपल, आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि आपको जो चीज़ें बहुत बड़ी दिखती है ना वो होती नहीं है। ऐसा लाइफ में कुछ भी नहीं है जो इतना कहते हैं ना कि इतना तोप है यार कि मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है लाइफ, राइट। एंड दैट वाज अ फैक्टर फॉर मी व्हेन आई रियलाइज कि यार मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन बट मुझे ऐसा लगा कि मैं उन लोगों से जो स्टेज पे बैठे हैं ज्यादा अच्छा बोल सकता हूँ, ज्यादा अच्छा समझा सकता हूँ, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनसे ज्यादा काम किया हुआ है। सो इफ देन व्हाई नॉट मी। और then I don't have any issues of stage fear, I don't have any issues of facing 10,000 people live or virtual or whatever it is, तो मेरे को तो वो सब डर भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही डर होता है। There are very मतलब मेरे से 100 गुना अच्छे इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट और हैंडसम बंदे आज मार्केट में होंगे, बट मे बी वो आज यहाँ नहीं बैठे मेरी सीट पे, यू आर नॉट डूइंग अ पॉडकास्ट विद देम इज बिकॉज़ वो शायद कंफर्टेबल नहीं है बोलने में, कैमरा शाय है या ऑडियंस फ्रेंडली नहीं है या स्टेज फियर है, जो भी कह लो, या डिलीवर ऐसे वे नहीं कर उस तरीके से समझ आ रहा है। तो ये लोगों के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे, स्पेशली हमारी कंट्री में तो सबसे ज्यादा ही है जो स्टेज फियर बोला जाता है। और मुझे ऐसा लगा कि टचवुड मेरे पास तो ये है, मेरे को तो बचपन से स्टेज पसंद था, मेरे को तो मौका चाहिए था कि मैं स्टेज पे जाऊं, कुछ भी करूं बट मैं जाऊं, लोग मुझे देखें। आई यूज्ड टू लाइक दैट एंड दैट वाज अ टर्निंग फैक्टर फॉर मी व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार अगर ये लोग कर रहे हैं तो मैं तो 100% इफ आई गिव माय बेस्ट आई कैन फॉर श्योर डू बेटर देन देम। मैं वापस आया, घर आया, दिसंबर 23 की बात है एंड दैट वाज द इवेंट जिस इवेंट में मैं लास्ट ईयर जर्मनी गया। मैं उस इवेंट से जब निकला आखिरी दिन सिंगापुर से, मैं ये आई मीन दिस माइट साउंड वेरी फिल्मी एंड चीजी एंड
कि वो कहता था कि मैंने कसम खा ली कि आज अगर यहाँ लौटूंगा तो स्पीकर बन के ही लौटूंगा, बट थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस भगवान ने भी साथ दिया एंड मैंने भी मेहनत करी। मतलब मेरी 25 टॉक्स का 26वीं टॉक वाज दैट टॉक इन जर्मनी जो मैंने दी, जो मेरी लास्ट ईयर की आखिरी टॉक थी। एंड वो वही इवेंट था जिस इवेंट में मैं सिंगापुर गया था। उसका नेक्स्ट एडिशन था जर्मनी, सिंगापुर से जर्मनी। तो मैंने CFP सेलेक्ट सबमिट करी, मेरी CFP सेलेक्ट हुई, आई वेंट देयर, आई गेव 2 टॉक्स, आई गॉट ब्रिलियंट फीडबैक फॉर बोथ ऑफ दोस टॉक्स एंड they have again called me to Berlin this year in June. अब भरने की जरूरत है, अब उन्होंने they've called me to Berlin कि you come and you give the same talks in Berlin this year. टॉक रिपीट हो सकती है, एक टॉक रिपीट है और एक नई टॉक सबमिट करनी है। करनी I'm going to उन्होंने मेरे को इससे for this year they have asked me to come to Berlin for the same event. So तो ये मान लो कि मेरे को एक है ना इंस्पिरेशन मिल गई कि यार भाई ये लोग कर रहे हैं, मुझे भी करना है, मुझे अच्छा लगा ये चीज। एंड सबसे मेन बात थी, मुझे ऐसा लगा ये कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मेरे को भी बहुत कुछ पता है, ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है। 10-12 साल इंडस्ट्री में काम कर लिया, घुस के काम करा, एंड थैंक्स टू बाजी में तो इतना हैंड्स ऑन काम करके देखा ना कि स्क्रैच से सब कुछ अपने हाथ से बनाया है, सो यू नो एवरीथिंग इनसाइड आउट। तो वो कॉन्फिडेंस था। वापस आया मैं, मुझे समझ में आया चीजें चलती कैसे हैं। आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल, जहां ऑब्वियसली होगी लास्ट ईयर तो मुझे कोई जानता नहीं था। आज if you ask me for and to come for this podcast is because you've known my journey in the last 1 year, right? एक साल पहले शायद आपने मेरा नाम ही नहीं सुना होगा। मुझे लिंक्डइन पे लोग बोलते हैं कि यार तुम एकदम से रातों रात कैसे निकल कर आ गए कि सब जगह लिंक्डइन में तुम ही दिख रहे हो एक साल में। मैंने कहा वो रात आपके लिए एक रात है, मेरे लिए 365 रात है। मेरे लिए वो 1-1.5 साल की जर्नी रही है जब मैंने हर रात बैठ के कंटेंट प्रिपेयर करा है, स्लाइड्स बनाई है, हर इवेंट अपनी फैमिली को छोड़ के सिर्फ ट्रैवल करके इवेंट्स करे हैं, अपने खर्चे से गया हूँ यार मैं कितनी जगहों पे, तो अपने जेब से पैसा लगाकर गया हूँ, पूरा दिन इवेंट दी है। अच्छा ऐसा भी नहीं कि सुबह टॉक हो गई, 10 बजे का स्लॉट था, टॉक खत्म हो गई, इवेंट 6 बजे तक है तो मैं घर वापस आ गया, नहीं, आई एम स्टेइंग देयर फॉर द एंटायर इवेंट बिकॉज आई वांट टू लर्न कि पहली बात तो मेरे फेलो स्पीकर्स क्या टॉक देने वाले हैं, आई लर्न समथिंग फ्रॉम देम, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली नेटवर्किंग करनी है। A lot of event hosts tell me कि यार हम आपकी टॉक सुबह रख देंगे तो फिर आप टॉक देके चले जाओगे, रखोगे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं वैसा स्पीकर नहीं हूँ, तुम मेरे को पहला स्लॉट दोगे, मैं तो भी तुम्हारे साथ आखिरी बंदा हूँ जो शटर गिरा के जाऊंगा, या तो पहला तो खड़ा करने आऊंगा। इनफैक्ट वो अपना CNCA वाला जो इवेंट था, मेरा सेकंड स्लॉट था, शायद वो करते करते मेरे को तुमने लास्ट में लेकर आ गए, आई वाज स्टिल देयर, मैंने यही बोला था कि मुझे दे दो। और उसके बाद तो मेरा शायद मार्केट में ऐसा परसेप्शन हो गई, लोग मुझे जानबूझ के लंच से पहले ही टॉक देते हैं कि बंदे बोल रहे हैं, बंदे जगा रहे हैं, बंदे बैठे रहे। अब मेरे को बाद में जानबूझ के ऐसा होने लग गया कि लोगों ने मुझे यार हमने आपको टॉक सुना था, आप है ना एकदम जगा देते हो लोगों को, तो आप मेरे लंच से पहले की टॉक। मेरे को लगा जो कहेगा तो भाई बंदा तो पंजाबी होगा, बड़ा पंजाबी नहीं थे। आई गेट दिस अलॉट, पता है ये मतलब आप मानोगे नहीं, मेरे को इतना मैंने बचपन से सुनता हूँ, उसका रीजन सिर्फ ये है कि मैं हूँ बढ़िया, लेकिन मेरे दोस्त पंजाबी रहे हैं, मेरा सर्कल पंजाबी रहा है, तो मैंने इतना उठा बैठा हूँ ना कि, और 10-12 साल 15 साल दिल्ली में हूँ, तो वो चीज आ जाती है आपके अंदर ही अंदर करते करते ना, तो वो लोगों को यही लगता है यार ये बंदा पंजाबी है, जैसे बोल रहा है, जैसे इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे आई कम आउट टू द अदर पीपल की एक्सट्रोवर्ट वाली चीज से, तो वो चीज होती है डेफिनेटली। मैं तो बोला अपना काम है तो एक्सट्रोवर्ट बनना चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियसली यार, इंट्रोवर्ट रह के कुछ ग्रोथ नहीं मिला यार। दुनिया बाय डिफॉल्ट इंट्रोवर्ट ही होती है। कितने से लोग हैं जो स्टेज पे आके खड़े होते हैं, आप वो सोचो ना, कितने ही लोग हैं जो लोगों को फेस कर पा रहे हैं। वो मतलब अगर आप में वो चीज है तो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड दैट यू आर ब्लेस्ड कि आप लोगों को फेस करके आपके स्टेज फेयर नहीं है। एंड मुझे यही चीज रियलाइज हुई थी कि यार जब मेरे में स्टेज फेयर नहीं है, मेरे पास कंटेंट अच्छा है, मैं बोल अच्छा करता हूँ, तो लेट्स डू इट। और तभी मैंने पूरे साल इतने टॉक देके अपने आप को प्रैक्टिस करके रेडी कराया। इस इवेंट टाइम में जब जर्मनी गया दिसंबर में, तो आई वाज श्योर कि यार आई एम रेडी फॉर दिस, क्योंकि वो मेरे लिए भी वो पहले इवेंट था, मैं इंटरनेशनल टॉक दे रहा था। क्योंकि सिंगापुर में मैंने एक सेशन लिया था, बट दैट वाज नॉट अ प्रॉपर टॉक, इट वाज मोर ऑफ पैनल डिस्कशन सेशन। तो पैनल डिस्कशन में और भी 4-5 लोग बैठे थे और पैनल डिस्कशन दे रहे, तो अगर वैसे देखा जाएगा तो स्पीकिंग वाला वो हो चुका था। आई गॉट अ स्पॉट इन द स्पीकिंग सेटअप, बट अ प्रॉपर इंडिविजुअल टॉक 30-30 मिनट्स के 2 स्लॉट्स के टॉक्स देना वाज व्हेन आई डिड दैट इन जर्मनी। तो फिर मुझे लग गया कि यार हाँ, आई कैन डू दिस। तो इस बार हमने क्यूब कॉल में एक मैंने चेक किया था, हमने इंग्लिश वाले रखा था। तो जैसे इंटरनेशनल जब ये बड़े इवेंट होते हैं तो ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल आउट ऑफ इंडिया हिंदी तो कोई पॉइंट ही नहीं होता यार, ना हिंदी बोल सकते, ना मीम्स लगा सकते हो, ना मीम्स का रिलेवेंस बट जैसा इस बार क्यूब कॉल इंडिया वाला दिव्या ने जो मीम्स का रिलेवेंट लगाया था, दैट इट वाज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज़ वो हमारे नेशन का था। बट स्टिल देयर वाज लाइक सो मेनी इंटरनेशनल स्पीकर्स दैट केम फ्रॉम आइदर गूगल और एज़्योर, जहां से भी आए थे, माइक्रोसॉफ्ट के से, तो बट स्टिल दे कुड लिटिल बिट अंडरस्टैंड कि क्यों था।
बट दे रियली अप्रिशिएटेड है किसी ने कुछ किया। आई वुड सजेस्ट कोई अगर इंडिया आता है तो इंडिया इज अ वेरी कल्चरल कंट्री जहां हमें डाइवर्सिटी का हम इतना बोलते हैं, पूरी पैराग्राफ लिख के पूरा भाषण दे सकते हैं, डाइवर्सिटी हमारे पास इतना है। बट जैसे बड़े कभी हम बाहर जाते हैं लोग अपनी डाइवर्सिटी को दिखाते हैं, बट इंडिया ने उस चीज को छुपा लिया, जो मेरे हिसाब से नहीं था। होना ये चाहिए था कि हर तरीके से, जैसे सलमान खान को बोलते हैं ना कि सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, तो अगर वो स्पीकर स्टार्ट करे तो ये दिखते हैं कि हम अपने कल्चर में कितने इंडल्ज है, इन्वॉल्व है। यार मुझे पता है ऐसा लगता है बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट इवेंट इन इंडिया, तो जो स्पीकर्स थे ना वो भी बहुत सेफ प्ले कर लेते। आई वुड से दैट फॉर माई सेल्फ। मेरी भी ग्रुप टॉक थी इन लोगों के साथ, अमित सर ने इन लोगों के साथ, हार्डनेस की टीम के साथ, एंड जब हम बैठे थे और हमने जब फाइनल प्रेजेंटेशन बनाया तो एक उसमें टॉम एंड जेरी का हमने स्निपेट डाला था छोटा सा, एक हमने वो स्पॉन्ज बॉब का डाला था। तो चलो वो तो ठीक है, सबको पता है टॉम एंड जेरी कौन है, स्पॉन्ज बॉब कौन है, आपने उनके छोटे छोटे जिप डाल दिए, विच इज ओके, बट नन ऑफ देम वर कि यार इसमें कुछ बोलना है। बट जब हमने बोला, मैंने एक्चुअली टॉक दिया, तो मैंने अपने जब पहले एलिमेंट के बाद सेकंड एलिमेंट में जब मैं दोबारा आया, इट वाज 10-12 मिनट का स्ट्रेच था, तो मैं दोबारा उस टॉम एंड जेरी वाले एलिमेंट पे गया, मैंने उस पे क्योस इंजीनियरिंग का फोकस डालते हुए मैंने एक जोक भी मारा related to Tom and Jerry only, and then I continued my talk. And so I think because it was the first edition, people are a little skeptical कि यार कुछ नॉर्मल अपना देसी मीम डालें ना डालें, जिफ डालें ना डालें, कंटेंट को बैन कर दे, कंटेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दे, या मे बी द ऑडियंस डोंट टेक इट इन, जैसे आप नॉर्मली बाकी टॉक्स में होता है। मैंने यार एक टॉक दी थी ऑन एआई व्हिच वाज ऑन कोई मिल गया जादू। ओके, यू शुड सी दैट टॉक। उसकी पूरी स्लाइड्स में इट इज जस्ट अबाउट, ऐसा लगा तुझे लगेगा कोई मिल गया का ट्रेलर चल रहा है। अच्छा, 12 स्लाइड, 12 की 12 साइड में कोई मिल गया का आर्टिस्ट है सारे। वो बास्केटबॉल सीन है, ऋतिक रोशन, उसकी साइकिल, आइला, ओ क्या A1 साइकिल मां, जादू एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दैट होल टॉक वाज ऑन एआई। पब्लिक ने, मतलब ऑडियंस ने मुझे ये बोला कि यार अगर कोई आपकी पीपीटी देख लेना, वो सोच नहीं सकता कि हमने टॉक क्या दिया, और मैं टॉक देकर निकला एआई के ऊपर। मैं AWS वडोदरा गया था लास्ट ईयर, वडोदरा इवेंट में गया, AWS का कम्युनिटी डे था। माय टॉक वाज ऑन तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 15 स्लाइड, 15 तारक मेहता के कैरेक्टर्स, और उस स्लाइड में कुछ नहीं था AWS का, एंड वो मैं AWS के कम्युनिटी डे में लेकर आया। रिसोर्सेज आपने एलिमेंट से मैनेज कर दिया। एग्जैक्टली, मैंने उनको कोरिलेट करके दिया, उन रिसोर्सेज को मैंने कोरिलेट करा कि भाई ये कैरेक्टर ये रिसोर्स से मैनेज करता है। एंड व्हाट इज दिस इज प्योर स्किल सेट एंड योर आर्टिस्टिक अप्रोच कि यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को और कैसे मैनेज किया जा सकता है। वही ना हमारा वे ऑफ जाने का। पहले हम बोलते थे पीपीटी नहीं ऑफिशियल है, प्रेजेंट करना है, बिल्कुल वैसे रखना है। बट वही वाली बात, आप यू कैन डू दिस इन इवेंट्स लाइक इंडिया, बट ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल इवेंट लेवल पे आप वो चीज नहीं कर सकते, बिकॉज़ पहली बात तो ऑडियंस ही कोरिलेट नहीं करेगी इंटरनेशनल ऑडियंस, एंड सेकंड ऑफ ऑल ऑब्वियसली यार थोड़ा सा वो वाला फैक्टर आ जाता है ना कि यार मतलब देयर आर रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स दैट यू हैव टू फॉलो। चलो, so that's it about this whole podcast. I hope Siddharth आप enjoy करा। Thank you so much first of all for coming. You're welcome. Thank you for having me. Thank you for hosting me. भाटिया साहब, बहुत टाइम से हम प्लान कर रहे थे। I think चल रहा था, but finally we are here today. I had a great time. I think we spoke a lot about almost 1 घंटा. We spoke for an hour. Definitely. But yeah, it was fun. Thank you for having me. So I hope आप कुछ सीखो, समझो, कुछ भी हो, कुछ नॉलेज हो तो you can connect सिद्धार्थ on LinkedIn। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में उनकी प्रॉपर होगी चीजें, आप जाके उनको फॉलो कर सकते हो। एंड ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट की थी कि इंडस्ट्री में लोगों को यार मेरे है मन मिलने का कि अगर वो 12-13 साल में अगर एबीपी है तो यार हम भी 5-6 साल में कुछ तो इतनी मेहनत कर सकते हैं, कुछ पहुंच जाए हम एक पोजीशन पे। सीटीओ तो नहीं बन सकता है, 5 साल वाला सीटीओ है भाई, 5 साल एबीपी छोटी चीज है। मेरे साथ तो मेरे सेम कलीग है सीटीओ है, उसका जर्नी का लेना का टेक अलग था और उसके चैलेंज अलग है। आजकल की सबकी लाइफ में अलग चैलेंज है, उसको लेते हुए सबको सेफ प्ले करना है। मैं बोलूँ मेरा दोस्त है डेटा इंजीनियर है, बट बहुत टचवुड बहुत अच्छा कर चुका है लाइफ में। आई एम हैप्पी कि वो अच्छी जगह पहुंचा है। तो ये होती है कम्युनिटी में और अपनी फ्रेंडशिप में कि जेलसी भी एक हेल्दी कंपटीशन है कि उसको रखते हुए हमने चीज आगे बढ़नी है। एंड आई विल ऐड वन थिंग ओवर हियर कि पता है आप किसी स्टार्टअप में सीटीओ हो सकते हो, बट अगर आप ये एप्पल, मेटा, गूगल, अमेज़न में जाओगे ना, सो दे माइट हायर यू एज अ स्टाफ इंजीनियर ओनली या इंजीनियरिंग मैनेजर ओनली। सो एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। तो ऐसा नहीं है कि उनको ये लगता है कि यार मेरा डिमोशन हो गया कि मैं तो सीटीओ था या मैं तो वीपी था या मैं तो एसवीपी था और अब मैं जाके स्टाफ इंजीनियर पे काम करूंगा, इंजीनियरिंग मैनेजर पे काम करूंगा। बात वो नहीं होती। बात ये है कि आप ये देखो ना, फिर आप दोनों कंपनीज को कंपेयर करके देखो ना वो कहाँ है। $1 बिलियन कंपनी है और एक स्टार्टअप है।
तो वो वैल्यू वहां डिफर करता है। और ऐसा नहीं कि दोनों में कुछ गलत है, दोनों रोल अपनी जगह पे बहुत सही है। अगर किसी को सीटीओ का रोल मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है यार, आपको एक्सपीरियंस लेने को मिल रहा है जो लोगों को जिंदगी भर नहीं मिल पाता, लोग जिंदगी भर सीटीओ नहीं बन पाते। लोग तो सिर्फ ऊपर सीटीओ टर्म को देते हैं, उसके अंदर की मेहनत नहीं देखते, सो नहीं रहे होते हैं, काम पे काम करने बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार मैं गूगल में हूँ या फेसबुक में हूँ या एप्पल में काम कर रहा हूँ, तो भले से स्टाफ हो या क्या सीनियर मैनेजर हो, डजंट मैटर, मैं गूगल में काम करूँ, तो उनके लिए वो ब्रांड इज मोर इम्पोर्टेंट। ब्रांड इनफैक्ट पीपल से दैट गूगल है कोई मैन कंपनी को क्रैक करना Exactly. टास्क इटसेल्फ है, टास्क Itself is a task. जो हमारी जितनी भी जर्नी में जितनी हमने मेहनत करी, बस एक उस चीज के लिए कि बस अब ये 5 राउंड हो जाए, बस फिर लाइक यार हम आज भी देखते हैं ना लिंक्डइन पे, आज भी पीपल डू टॉक अबाउट हाउ टू क्रैक फैन इंटरव्यू। वो फेसबुक, एप्पल, अमेज़न, नेटफ्लिक्स, गूगल वाला वो है ना, इट इज स्टिल अ वेरी बिग थिंग आज के टाइम में। मतलब पहले के जमाने में स्विच होता था, यू नो स्विच, व्हाट इज स्विच? जो हमारा नॉर्मल नेटवर्किंग वाला स्विच, नहीं एक कंपनी से दूसरे स्विच वाला स्विच वाज SWITCH। सत्यम करके कंपनी होती थी, पहले नाम पता होगा, जो बंद हो गई, सत्यम थी। W से विप्रो, I से इंफोसिस, T से TCS, C से कॉग्निजेंट, H से HCL। स्विच। तो ये हम लोग के जमाने की फैन होती थी। तो जो 10-15-20 साल पुराने इंजीनियर्स है ना, पास आउट इंजीनियर्स है, उनके लिए स्विच फैंग हुआ करती थी कि यार इनमें जॉब लग जाए 3, 3.5, 3.5 लाख की, भाई कम से कम जॉब तो लग जाएगी, राइट? अब वो स्विच को किसने रिप्लेस कर दिया है? फैन कह लो या फेसबुक मेटा हो गया तो मैन कह लो, इन्होंने रिप्लेस कर दिया। अब लोगों का एम हो गया यार इनमें जॉब लग गई एक बार तो लाइफ सेट। तो मेरा फिर वही वाला पॉइंट है, जैसे यू स्पोक अबाउट कि मेरा फ्रेंड सीटीओ है या कोई और कुछ है, तो मेरा वही वाला पॉइंट है कि डोंट गो बाय द डेजिग्नेशन, गो बाय कि वो आपको क्या चाहिए। आपको लगता है कि मेरे को ब्रांड में काम करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर डेजिग्नेशन, देन यू डेफिनेटली गो फॉर इट। आपको लगता है कि यार मैं अपना ही ब्रांड बनाना चाहता हूँ और मुझे वो वाली चीजें देखनी जो ब्रांड बनाने में लगती हैं, देन यू गो फॉर अ स्टार्टअप। वहां पे आप सीखोगे कि ब्रांड बनाई कैसे जाती है, और एक बनी बनाई ब्रांड में बैठने काम करना है, वो एक अलग कहानी है। तो इट इज प्योरली योर कॉल। दोनों के पर्क्स अलग है, दोनों की सैलरी स्केल अलग है, दोनों का करियर ग्राफ अलग है, सब कुछ अलग होता है, बट वो आपकी चॉइस है। नोबडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग इन एनी ऑफ दोस। लाइट में भी है। तो यही है कि दोनों ट्रेजेक्टरी अलग है, जिसको जैसे वे में जाना जा सकता है। बीच की भी कंपनीज आती है तो स्टार्टअप नहीं, बट वो प्रोडक्ट बेस्ड भी नहीं है, बट दूसरे सेगमेंट्स में काम तो सब जगह चल रहा है। यार हमारे टाइम में हमको बोलते थे कि यार इतनी जल्दी कंपनी को स्विच कर रहे हो, करियर ग्राफ खराब हो जाएगा, कोई एचआर कॉल नहीं करेगा, तुम्हें बोलेगा कि तुम तो रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय नहीं हो, इररिस्पॉन्सिबल हो, तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तुम्हें हायर करेंगे, तुम्हें काम सिखाएंगे, तुम तो 1 साल में छोड़ के चले जाओगे, और दूसरी वाली कंपनी भी तुम्हें हायर नहीं करेगी क्योंकि तुम लॉयल नहीं हो। तो आज के जमाने में वो चीजें वैल्यू ही नहीं करती, मैटर ही नहीं करती है। आप लोगों के सीवी देखो, लोगों ने 6-6 महीने में 1 साल में कंपनियां बदली हैं। अब ठीक है, उनको नहीं यार, उनको कंपनी के कल्चर से या कंपनी की ग्रोथ से या कंपनी के एनवायरनमेंट से मतलब ही नहीं है, उनको अपने काम से मतलब है। मैं मेरा डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मेरी कोडिंग कर रहा हूँ, मेरा कोर स्किल सेट मेरे को पता है क्या है, वो मैं आपको टाइमली करके दे रहा हूँ, आप मुझे उसकी सैलरी दे रहे हो। कल को किसी और ने वही काम करने के लिए 10 पैसे ज्यादा दिया, मैं वहां चला जाऊंगा। तो वही कि कंपनी भी देखिए, आई डोंट नो बट कंपनी से फाइनेंशियल कैसे होते हैं कि सिर्फ 10% 20 तक मैक्सिमम हो सकता है। जब स्विच जाओ तो एकदम सडन आपका 30 to 50 के बीच में स्लैब आ जाता है। तो एक्सपेक्टेशन सबको वो होती है, बट कंपनी में एक एम्प्लॉय को भी होना चाहिए कि दे आर नॉट द ओनली वन इन कंपनी, इट्स अ कंपनी ऑफ सो मेनी पीपल। सो उनके पास भी एक बजट होगा, नो डाउट उनका बजट है, वो दे भी सकते हो सबको, बट सबको स्ट्रीमलाइन रखना पड़ेगा। प्रोसेस जो इतने सालों से आता है वही चलेगा। देखो यार मैं आज से पहले कभी किसी कंपनी 5 साल नहीं रुका, मेरा मैं 3-3 साल में मैंने स्विच करा है। ये मेरी चौथी कंपनी है और मेरे को यहाँ 5 साल होने वाले हैं, और अभी मैं यहाँ रुकने वाला हूँ। आई डोंट हैव एनी प्लान्स टू चेंज फॉर नाउ। मैंने एक चीज यहाँ पे क्या सीखी ना कि अब मुझे पता है कि यार एक कंपनी बनती कैसे है, एक कंपनी ग्रो कैसे करती है, एक स्टार्टअप एक मिडिल स्केल की या बिग स्केल की कंपनी की जो जर्नी होती है वो कैसे अप्रोच करता है। So I have learned those very important things in these 5 years जो मुझे गूगल नहीं सिखाएगा, जो मुझे ChatGPT से आंसर नहीं मिलेगा, वो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, समझा है। I have been a part of that process. I have worked on that process. I have developed some of those processes. So you learn a lot if you stay long for in an organization. So वो totally depend करता है कि आप क्या सीखना चाहते हो लाइफ से। वही डेफिनेटली किसने कैसे कब क्या पे सीरीज पे काम मिले उसको उसने करा और वो आगे उसको। अगर कल आपका ये गोल है कि कल को जाके यार देखो हर बंदा चाहता है कभी ना कभी यार मैं अपना काम करूं
है ना। पहले के जमाने में तो स्टार्टअप नहीं थी तो पर ये चीजें इतनी फिजिबल नहीं होती Family थी। business फैमिली का बिजनेस का ही ऑप्शन रहता था। हम सब वही देख सोचते थे कि यार अपना बिजनेस करेंगे, अपना धंधा पानी करेंगे। आज की डेट में स्टार्टअप वर्ल्ड आने के चक्कर में आपको वो ट्रेडिशनल धंधा पानी करने की जरूरत नहीं है, आप स्टार्टअप्स कर सकते हो। तो हर बंदा कभी ना कभी लाइफ में सोचता है कि यार थोड़ा और पैसा कमा लूं, थोड़ा और स्टेबल हो जाऊं, थोड़ा और सीख लूं, फिर एक ट्राई तो करूंगा, आई विल गिव इट अ शॉट, राइट। तो इफ यू हैव दोस थिंग्स इन योर माइंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें होती कैसे। डेफिनेटली वो जर्नी लेनी जरूरी है आपको, वरना वही वाली बात है ना यार, आप सीटीओ तो आज बन जाओ, कोई ना कोई आपको मार्केट में ऑफर कर देगा सीटीओ का, और आप 2-3 साल सीटीओ का काम कर लोगे, यू योरसेल्फ रियलाइज कि यार मे बी आई एम नॉट द राइट फिट। मैं खुद कैसे कंपनी बनाऊं या टीम बनाऊं या टीम को सिखाऊं, तो मुझे खुद कोई सिखाने वाला चाहिए। बट होते कि टचवुड बात है, जिसको पीछे से आता है कहते हैं भाई मेरे को आ ही रहा है, हाँ। तो व्हाई नॉट गिव Right, बिल्कुल। और अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है, आपने उतना काम कर लिया है और आपको लगता है कि यार मैं ऑलरेडी 10 लोगों का काम कर रहा हूँ, 10 लोगों से काम करवा रहा हूँ, तो आई कैन वेरी वेल टेक अप दैट रोल एंड पीपल डू टेक दैट। सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर गिविंग अस सो मच इनसाइट लाइफ के बारे में, कैरियर के बारे में, सब ऑपरेशंस के बारे में। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस ऑल। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि मैं कभी सब्सक्राइब के लिए कभी नहीं बोलता, बट जब भी पॉडकास्ट पे आऊंगा मैं एक बार बोलूंगा कि इट टेक्स अ टाइम टू कन्विंस पीपल टू नो समवन इंटरनली इन एंड आउट, देन फिर उनके बारे में जाना क्योंकि क्या हमारे ऑडियंस के लिए भी अच्छा होगा। डेफिनेटली सिद्धार्थ को मैं पर्सनली जानता हूँ, तो उनसे इतना सीख चुका हूँ, अनडाउटेडली उनको पता भी नहीं कितना वो सीख चुका हूँ, क्या पता पीछे से नई जॉब लेने आया हूँ। जोक्स अपार्ट, so I hope you all liked all this video and podcast, so like करना, share करना, comment करना and do subscribe and don't forget to press the bell icon because आपको अगले podcast के लिए वो अलर्ट आ जाएगा और वो भी थोड़ा जल्दी आएगा। Exactly, आपको अगले पॉडकास्ट के लिए इतना वेट ना करना पड़े और आपके पास जल्दी पॉडकास्ट आए। भाटिया साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग अभी रात को दिन भर ऑफिस से थके आ रहे बैठ के आपके लिए पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई होप आपको पसंद आया, यू गाइस डिड लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। Feel free to reach out to me on LinkedIn or Sunan for that matter, and do like, share, subscribe. It's a humble request to all of you, and we hope to see you again next time. Thank you. Thank you so much. Thank you.